हेलो 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 ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल क्या हालचाल। आई होप आप सभी की पढ़ाई मस्त चल रही होगी बेटा। और ये जो हमारा रीस्टार्ट है ना सीरीज है, इसका आप पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में अब मैं आपसे बातें करूंगा बच्चों, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, है ना। दोनों ही चैप्टर काफ़ी ईजी हैं, दोनों ही चैप्टर काफ़ी ईजी हैं। केवल कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें मुझे पता होना चाहिए जो ईजी लेवल के क्वेश्चन है, ताकि वो मुझसे गलत ना हो। और वो सब है ना, मेरा काम है समझाना कि क्या कहाँ पर क्या क्या चीज़ें ईजी होती है ना। तो सबसे पहले जैसे बात करते हैं बेटा ना, ठीक है ना। वैसे तो JM 2025 अगर मैं बात करता हूँ बेटा जनवरी अटेम्प्ट की, तो इसमें आपसे एक क्वेश्चन है ना, जो डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जो थोड़ा सा NCERT बुक में 2 पेज के बारे में दिया गया है ना। डोबेरिनस लॉ ऑफ ट्राइड जो है आपका है ना, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है, डोबेरिनस ट्राइड्स के बारे में बातें करी गई है, ठीक है ना। लोथरमेयर कर्व के बारे में बात ही करिए। तो मैं आपसे एडवाइस दूंगा बेटा कि उनको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी JM 2025 में एक क्वेश्चन आ चुका है उसके ऊपर, ठीक है ना। हमारे लिए देखो मेजर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम सभी को पता है बेटा, 4 ब्लॉक में डिवाइड करी गई, S P D और F, है ना। एक्सट्रीम लेफ्ट में बात करें तो S है, एक्सट्रीम राइट में आपका P है, बीच में D है, इसी वजह से उसे ट्रांजिशन बोलते हैं, और नीचे है आपका F, है ना। F को वैसे तो मैं फालतू बोलता हूँ, इसलिए मुझे लगता है उसको है ना बेचारे को नीचे पटक के अलग से रख दिया गया, ठीक है जी। और हमें पता है बेटा S ब्लॉक, P ब्लॉक और S ब्लॉक, D और F ये सब के सब आपके मेटल के होते हैं बेटा। और रही बात आपका क्या, ठीक है ना, P ब्लॉक इकलौता है जिसमें आपका मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड्स भी हैं। तो ये सब छोटी छोटी जानकारी आपको होना चाहिए। और स्पेशली बेटा है ना, कौन सा एलिमेंट किस पीरियड का होगा, ब्लॉक का होगा, ग्रुप का होगा, ये भी चीज़ें पूछता है। तो इसलिए बस मैं इतनी सी एडवाइस दूंगा आपको कि हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है ना। इसके नीचे 7th पीरियड वाला तो इनर्ट गैस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट है ना। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि ये पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5 और पीरियड 6, इन इनर्ट गैसेस को है ना बोलते हैं जो हम ना है, हीना और करीना की जीरोक्स रंगीन होगी, है ना। इस तरीके से आपको बताइए बेटा, ठीक है ना, जो गाने के फॉर्म में। सर ये तो चलो हमें पता है बेटा ना। हमारा मेरा जो इंपॉर्टेंट काम है बेटा कि आप इनके एटॉमिक नंबर है ना, इसका 2 होता है बेटा। फिर चूंकि सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, इसलिए 10 का जंप, 8 का जंप आकर इसका 10 हो गया। थर्ड पीरियड में भी सर 8 एलिमेंट्स होते हैं, तो 8 का जंप आकर 18 हो गया, है ना। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए 18 का जंप आकर 36 हो गया। फिफ्थ पीरियड में भी सर 18 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए 18 का जंप आकर 54 हो गया। सिक्स पीरियड में सर 32 एलिमेंट होते हैं, है ना, तो वो 32 का जंप होकर आपका 86 हो गया, है ना। अब पीरियड 7 वाला जो एलिमेंट है बेटा, ठीक है ना, वो अगर 32 का और जंप करा दें तो 118, तो इसलिए हम बोलते हैं। और इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर भी पूछे जाते हैं, तो वो भी बता दूं बेटा, है ना। क्या होते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर कि भैया 0 को निल लिखते हैं, 1 को अन लिखते हैं, 2 को बाई, 3 को आपका ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, ठीक है ना। तो ये 118 है बेटा। तो इसका पूरा नाम होगा अन ऑक्ट, और आखिरी में लग जाता है IUM, ऑक्टियम। तो आपका शॉर्ट फॉर्म में अगर सिंबल पूछेगा तो UUO। तो इसलिए ये एटॉमिक नंबर जरूर याद रखें। और सर ये किसमें कितने आपने बोला कि सेकंड में 8 हो गए, ऐसा क्यों बेटा, है ना। सेकंड शेल में आपके पास S शेल भी है, और S सब शेल भी है, और P सब शेल भी है ना। S सब शेल में बेटा आपका 1 ऑर्बिटल होता है, P सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 4 ऑर्बिटल हैं तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, सही है ना कि, ठीक है ना। थर्ड पीरियड में भी यही कहानी होती है, सेकंड और थर्ड। सर थर्ड थर्ड आते ही है ना, सर थर्ड आते ही तो D भी चालू हो जाता है। किसी बच्चों को डाउट है, D चालू हो जाता है बेटा, बट वो भराता है 4s में, है ना। 4s 3d और 4p इस तरह से भराता है। तो अब आप देख लो, इसमें 1 ऑर्बिटल, इसमें आपके 5 ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल, तो 9 2 जा आपका 80। तो ये थोड़ा सा अगर आप फिलिंग ऑर्डर याद रखेंगे तो कभी भी छोटा मोटा क्वेश्चन आता है तो आप इससे इस तरह के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया आपको इनर्ट गैसेस के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, ताकि कभी भी बेटा पीरियड का, ग्रुप का, ब्लॉक के आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आ जाए तो वो आप तुरंत कर सके, है ना। और वैसे भी अगर आपको पता हो बेटा, तो हम लोगों ने टोटल आपके 68 एलिमेंट्स तो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं ना। सर कहाँ कवर कर लिए बेटा, मैं आपको ऑलरेडी D एंड F ब्लॉक पढ़ा चुका हूँ। तो वहाँ पर मैंने आपसे बोला था 3D सीरीज जो है वो 21 से लेकर 30 तक है, 4D सीरीज जो है ना, इनफैक्ट चलिए
साथ साथ हम तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लाए भी बेटा आपके लिए, तो वो देख लेते हैं ना। तो 3D सीरीज आप देख सकते हो बेटा कि 3D सीरीज आपकी सर 21 से लेकर कहाँ तक जा रही है, 30 तक, है ना। 4D सीरीज जो होती है बेटा वो 39 से लेकर आपका 48 तक। 5D सीरीज चालू 57 से हो रही है बेटा, बट उसके बाद बेटा ये याद रखना जरूरी है कि 58 से लेकर 71 ये सब के सब लेंथेनॉइड है। तो पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो उनमें ये चीज़ पता होना चाहिए बेटा कि जैसे ही आपको एटॉमिक नंबर 58 से 71 दिखा, आप तुरंत बोल दो कि इसका पीरियड 6 है, ब्लॉक पूछेगा तो एफ ब्लॉक, और अगर ग्रुप पूछेगा बेटा तो थर्ड, है ना, ग्रुप पूछेगा तो थर्ड। इसी तरह से बेटा, है ना। तो उसके बाद आप देख सकते हो 72 से लेकर 80 तक। और फिर बेटा अगर हम बात करते हैं, है ना, 6D सीरीज की, तो 89 के बाद आप देख सकते हो सीधे 104 आ रहा है, क्योंकि 90 से लेकर 103 ये एक्टिनाइट्स होते हैं, ठीक है ना। और एक्टिनाइट्स का पीरियड पूछेगा तो 7, बाकी सब सेम ही, ब्लॉक एफ ही है, और ये भी आपका ग्रुप पूछेगा तो 3। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए अगर आपको ये बस इतनी सी मेरी छोटी सी चीज़ें याद हैं तो आप बड़ी आसानी से ना, और इनफैक्ट बेटा देखो, है ना, एक और छोटी सी मैं आपको ट्रिक भी बताना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट पीरियड में तो चूंकि 2 ही एलिमेंट है, बट अदरवाइज बेटा सेकेंड पीरियड में जैसे 8 एलिमेंट है ना, तो ये 10 है, 5 घटा दो 10 में से तो 5, है ना, ये सब आपके पी ब्लॉक के होंगे, ठीक है ना। 18 है, 18 में से 5 घटा दो, 13 तक के सब पी ब्लॉक के। 36 से 5 माइनस कर दो, 31 सब पी ब्लॉक के। 54 है बेटा, 5 माइनस कर दो, 49 सब पी ब्लॉक के। 86 से 5 माइनस करो बेटा, 81 सब पी ब्लॉक के। 118 है, 5 माइनस करो बेटा, 113। मतलब अगर मुझे इनर्ट गैसेस के एटॉमिक नंबर याद हैं तो कभी भी कोई क्वेश्चन आता है पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन का, जिन्हें हम हमेशा लेंथी वे में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, फलाना ढिमका, वो प्लीज़ आज के बाद आप छोड़ दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, आप मेरी इस ट्रिक से इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हो, है ना। अगर मुझे इनर्ट गैस के नंबर याद हैं बेटा उनसे 5 कम, एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड को छोड़कर, मतलब चलो उसका भी ट्रिक बता देता हूँ, डबल डिजिट वाले, है ना, डबल डिजिट ऑनवर्ड्स। ये सिंगल डिजिट में से 5 माइनस हो ही नहीं सकता, 2 माइनस 5 कर दूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा ना। तो सिंगल डिजिट वालों में से क्या करो बेटा, 5 माइनस करो, हाँ ठीक है ना। अब 10 है बेटा तो अगले 2, 10 मतलब सर 11 12 एस ब्लॉक के होंगे, है ना। उधर देखो 18 है तो 19 20 एस ब्लॉक के होंगे, है ना। 36 है बेटा तो 37 38 सर एस ब्लॉक के होंगे, है ना। 54 है तो सर 55 56 एस ब्लॉक के होंगे, है ना। उधर आपका क्या है बेटा 86, तो 87 88 आपके एस ब्लॉक के, है ना। अब कभी देखो बहाने से बोल ले कि 118, है ना, अगर अभी तक हमारे पास बेटा जो नॉन एलिमेंट है वो 118 है, कभी बहाने से नया क्वेश्चन फ्रेम कर दे कि अगर 100 एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 119 है अगर वो डिस्कवर हो गया तो किस ब्लॉक में जाएगा। अब बच्चे परेशान, हैरान परेशान। आपको मैंने बोला बेटा इनर्ट गैस याद रखो, उसके अगले 2 जो होंगे वो आपको 100% पता है कि किस में जाएंगे ना। तो सर अगले 2 तो किस में जाएंगे, एस ब्लॉक में। तो अगर 119 वाला पूछेगा तो एस ब्लॉक का होगा, या अलग से और स्पेसिफिक करके पूछे तो हम बोल देंगे भैया एल्कली मेटल का है ना। 120 बोलेगा तो हम बोल देंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल का है। 121 पूछेगा तो हम बोल देंगे डी ब्लॉक का। कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, उसका कोई भरोसा नहीं बेटा। बस हमें इतनी छोटी सी अगर केवल 6 इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर याद रखना है, पहली चीज। दूसरा, उनमें से 5 माइनस करेंगे तो सबके सब पी ब्लॉक में है, और उससे अगले 2 नंबर्स तक एस ब्लॉक हैं, और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तो बेटा मैं वहां भी याद करवा दिया था, यहाँ भी बोल दिया है, ताकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, और आते हैं बेटा क्वेश्चन देख लो, है ना। इसीलिए मैंने आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। ग्रुप नंबर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 15, है ना। अब 15 का मतलब समझ गए बेटा, 18 था सर, 18 में से 5 मतलब पी ब्लॉक का है ना। और इधर बेटा एक अच्छी चीज और देखो आप, जो जिस नंबर का है बेटा, है ना, 13 14 15 16 17, तो 15 वाला देख लीजिए 15 का ही है। अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं, 13 वाला 13 में ही आ रहा है, ये भी अच्छी चीज है कि नहीं। 14 वाला 14 में ही आ रहा है, 15 वाला 15 में, 16 वाला 16 में, 17 वाला 17 में, और 18 वाला बेटा 18 या जीरो ग्रुप जो भी बोल दो। तो इसका मतलब सर ये पक्का ग्रुप 15 है सर, है ना। तो पहला ग्रुप नंबर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली 5 होंगे और वैलेंसी 3 होगी, कहानी खत्म, है ना। अगला देखो, द सेट दैट कंटेन्स एटॉमिक नंबर ऑफ ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट होना चाहिए ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट बेटा पहले 21 से 30 तक होती है ना। तो ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। 21 से 30 और फिर आपकी 39 से होती है, तो ये भी नहीं हो सकता है। मतलब
पक्का 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 कि लास्ट वाला होगा। अब मुझे एक एक को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब मुझे दिख रहा है कि सर 21 के बाद 32 हो ही नहीं सकता है, 9 तो होता ही नहीं है सर, ठीक है ना सर, 21 से 30 तक होता है, फिर 39 से चालू होता है, तो 37 नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब बेटा ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, तो डी जरूर होगा। हाँ, अब आपकी इच्छा हो क्रॉस चेक करने की, घर में बैठे हैं तो कर लीजिए, 21 से 30 वाले तो होते ही होते हैं बेटा, फिर 39 से 48 मतलब 42 वाला भी होगा, फिर सर आपका क्या था 57, और उसके बाद सर 72 से चालू होता है। चलिए ठीक है ना, अब देखो एटॉमिक, ये सब बेटा जेई मेंस में आपके, जेई एडवांस में पुराने पूछे हुए क्वेश्चन है, सभी जेई मेन जेई एडवांस के पुराने पूछे हुए क्वेश्चन है। आपसे बोल रहा मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 7, अभी मैंने बोला 36 और 37 सर पक्का इस ब्लॉक का होगा, तो ए का 4, अब ए का 4 मिलते ही बेटा है ना, अच्छा ऑप्शन ए भी है, सॉरी मुझे लगा कि एक ही ऑप्शन है, कभी कभी हो जाता है। चलो फिर 78 सर, 78 तो अभी आपने बोला था, 72 से 80 तक के डी ब्लॉक के होते हैं, मतलब बी का 2 और बी का 2 तो बेटा ऑप्शन सी हो गया। अब मुझे आगे दो चेक करना है तो ठीक है, नहीं करना तो अलग बात है, ठीक है ना। मनी मन मजा तो आ रहा होगा कि सर इतना आसानी से तो हमने करा ही नहीं था। अब देखो एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 101 और 104, अभी मैंने बोला बेटा 90 से लेकर 10 कहाँ तक 3 तक, 90 से लेकर 103 तक क्या होते हैं, सबके सब एक्टिनाइड्स होते हैं ना, तो एक्टिनाइड्स होते हैं, और ग्रुप 4 में नहीं बेटा है ना, इन्होंने क्या दे दिया है, बिलोंग टू रेस्पेक्टिवली, है ना, 101 वाला तो एक्टिनाइड है और 104 वाला ग्रुप 4 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 103 तक था ग्रुप 3 तो 104 से चालू हो रहा, ठीक है। एलिमेंट विद Z120, अभी मैंने बोला बेटा ना कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, येट नॉट येट डिस्कवर्ड, देखो उसने बोल दिया, ऐसे नहीं कि बच्चा ये डाउट उठाए कि सर ये तो है ही नहीं, तो उसने बोल दिया किसका होगा सर, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है ना। एलिमेंट टी बिलोंग्स टू पीरियड 4, अच्छी बात है जी, है ना, ठीक है ना, एंड ग्रुप 16, ठीक है जी, ठीक है। तो पीरियड 4 बोलते ही ग्रुप 16 बोलते हैं बेटा, है ना, आपको गाने भी याद होंगे, ग्रुप 16 सर ऑक्सीजन से चालू होता है, सेकंड पीरियड फिर सल्फर फिर सेलेनियम, मतलब सेलेनियम की बात हो रहा है ना। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट अबव ई, मतलब सेलेनियम के ऊपर तो सर सल्फर है, और सल्फर है बेटा थर्ड पीरियड का, और ग्रुप 16 है तो सर 3s2 3p4 हो गई, आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होने ही, कहानी खत्म, है ना। विच ऑन और फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस प्रेजेंट कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, है ना। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सेम ग्रुप के तो हो ही नहीं सकते बेटा, मतलब बैरियम और स्ट्रोंशियम होने का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि सेम ग्रुप में तो एटॉमिक नंबर चेंज हो चुका है ना। लिथियम सोडियम फिर से सेम ग्रुप के हो नहीं सकते बेटा, है ना। यहाँ पे देखो ये तीनों सेम पीरियड के हैं, है ना, सेम पीरियड या ऊपर नीचे वाले वही होते हैं नॉर्मली आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ध्यान देना, सेम ग्रुप वाले नहीं हो सकते कि एक 4th पीरियड का एक 5th पीरियड का, पॉसिबल ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, है ना, ठीक ना। आ रही मेरी बात सभी को समझ में, ठीक। तो अब ये सल्फाइड नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि ऑक्साइड और सल्फाइड कभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकते, मतलब सर डी। अब आपको भी पता है बेटा और मुझे भी पता है कि मैक्सिमम बच्चे इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं ना, मैक्सिमम बच्चे इन क्वेश्चंस को करते हैं बेटा एक एक में इलेक्ट्रॉन निकाल निकाल के, है ना, कि सर 37 था, किसका कहाँ गया, बैरियम का दिया है कि नहीं, अच्छा दिया ही नहीं, देखो बताओ क्या चालाकी कर दी, बैरियम का दिया ही नहीं है ना, चलो एसआर का उसका भी नहीं दिया है, तो ये भी चालाकी देखो, जिनकी जरूरत है उनको दिए ही नहीं। अब अगर ना याद हो तो क्या करें, तो फिर हिरवानी बाबा की शरण में आओ और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो जल्दी, ठीक है। चलिए तो आप देखो पीरियोडिक थोड़ा सा लगभग 8-10 क्वेश्चन मैंने उसके ऊपर ले लिए बेटा, हिंट दे दिया। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, है ना, तो दो तरह की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है, एक एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है, एक मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, है ना। एटॉमिक मतलब जो सिंगल एटम, है ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज विच कैन बी एक्सप्लेन बाय सिंगल एटम, और हमारे काम की बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि ये क्विक रिवीजन वाला कोर्स है आपका, काम की चीजें, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। मैं जेड इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट पे ज्यादा बातें करने वाला नहीं हूँ। मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय सिंगल एटम, और इसमें हमारे लिए काम का बेटा एटॉमिक रेडियस ही है ना, इसमें हमारे काम का ये, तो 4 चीजों के ऊपर मैं आपको यहाँ फोकस करूंगा। पहली चीज बेटा एटॉमिक रेडियस, है ना, हमें इतना रफली पता होगा बेटा कि हम कभी भी बेटा, है ना, एटॉमिक रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि एटम की कभी भी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती बेटा, एटम इज टू स्मॉल, ठीक है ना, और इवन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज नेवर जीरो। तो क्या करें सर, इस दुविधा का समाधान कैसे करें, इस दुविधा का समाधान है बेटा कि आप हमेशा बॉन्डेड स्टेट में एटम की रेडियस निकालते हो, इसलिए आपकी एटॉमिक रेडियस 4 तरह की होती है बेटा।
कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वैन डर वाल रेडियस और चौथा आयनिक रेडियस ना। कोवेलेंट रेडियस जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, मेटेलिक रेडियस जो मेटल जिनमें मेटेलिक लैटिस होता है बेटा, मेटेलिक बॉन्ड होता है उनके लिए, वैन डर वाल रेडियस नॉन बॉन्डेड और सॉलिड स्टेट में होती है, और आयनिक रेडियस बेटा आयंस की होती है। बस ये 4 तरह की छोटी सी रेडियस का नाम आपको पता रहे। एक्चुअली सबकी डेफिनेशन एक ही है बेटा, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन, है ना, द एटम्स, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द एटम, है ना। अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ तक कि इस डिस्टेंस को मैं कोवेलेंट रेडियस बोल दूंगा। अगर मान लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है बेटा, वो मेटेलिक लैटिस बना रहा है, तो मेटेलिक लैटिस में इस तरह से चिपके हुए होंगे, तब हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसी को मैं मेटेलिक रेडियस बोल दूंगा। और वैन डर वाल, अभी मैंने बोला बेटा, वैन डर वाल होती है आपका नॉन बॉन्डेड स्टेट में। मान लीजिए इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है, ये पहला मॉलिक्यूल और दूसरा नॉन बॉन्डेड स्टेट में और नियरेस्ट होना चाहिए, तो इस तरह की रेडियस को कोई अगर मुझसे पूछेगा कि ये क्या है, तो ये वैन डर वाल रेडियस है ना। इसलिए ये भी बोला जाता है बेटा कि फॉर ए सेम एटम, अगर एटम आपका सेम है, फिक्स है बेटा, तो क्या होगा उसकी, है ना, फॉर सेम एलिमेंट उसकी वैन डर वाल रेडियस हमेशा ज्यादा होगी किससे, मेटेलिक रेडियस से, और मेटेलिक रेडियस ज्यादा होगी बेटा कोवेलेंट से, ठीक है ना, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। ठीक, अब देखो क्या किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, थोड़े बहुत बेटा एक्सेप्शन वगैरह जो ट्रेंड है ये हमें पता है बेटा, है ना। एक चीज और बता दूं आपको कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, है ना, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज जो होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो हमसे ज्यादातर बेटा पीरियड 2 पीरियड 3 के लिए ही पूछता है, बट इसमें बस एक चीज ध्यान रखनी बेटा कि सबसे आखिरी में होता है इनर्ट गैस, है ना। तो इनर्ट गैस के लिए चूंकि केवल और केवल वैन डर वाल रेडियस होती है, क्योंकि, है ना, वो नॉन मेटल है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाते ही नहीं है ना, और मेटेलिक बॉन्ड का कोई चांस ही नहीं है। तो अगर जैसे पीरियड 2 का आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होती है मतलब, और शायद JM 2025 में आया भी है बेटा क्वेश्चन, है ना। तो हम यही बोलेंगे बेटा कि नियॉन चूंकि इनर्ट गैस है उसकी सबसे ज्यादा, उसको पहले डाल दो, और बाकी सभी को बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर। लिथियम बड़ा है बेरिलियम से, बेरिलियम बड़ा है बोरॉन से, बोरॉन बड़ा है कार्बन से, कार्बन बड़ा है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन बड़ा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन बड़ा फ्लोरीन से, है ना। अगर आप टॉप टू बॉटम की बात करते हो बेटा तो इसमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। जब भी मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो साइज ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगी, है ना। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। तो अगर मैं जैसे आपसे G1 की बात कर रहा हूँ ग्रुप 1 की, तो आप बोलोगे लिथियम छोटा है सोडियम से, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीथियम, ठीक है ना। अभी मैं D ब्लॉक की बातें नहीं कर रहा हूँ बेटा, है ना, ठीक है, क्योंकि मैं D एंड F ब्लॉक ऑलरेडी बता चुका हूँ। वहां पर D ब्लॉक के लिए आपको पता ही है ना, कि 4D और 5D की साइज नियरली सेम होती है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अगर हम लेंथेनाइट एक्टिनेट्स की बात करें तो साइज लगातार डिक्रीज होती है बेटा, वो भी अगेन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। वो सब बातें मैं कर चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पर हम बाकी की बात कर रहे हैं S और P में, और S और P में बेटा केवल और केवल एक एक्सेप्शन है जो बार बार पूछा जाता है, वो है आपका ग्रुप 13 के लिए। मतलब अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं, G1 हो, G2 हो, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सब में नीचे जाने पर बेटा साइज बढ़नी चाहिए थी, केवल G13 को छोड़कर। G13 में बेटा आपका, है ना, बोरॉन छोटा है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम छोटा होना चाहिए था गैलियम से। तो ये एक्सेप्शन बस है ना, काम की चीजें आपको याद रखनी है। और फिर इंडियम और फिर थेलियम, है ना। इनफैक्ट कई बुक्स में बेटा इंडियम और थेलियम की साइज नियर अबाउट सेम लिखता है। तो केवल ये एक्सेप्शन आपको अभी याद रखना है बेटा, ठीक है जी, ये एक्सेप्शन, ठीक है, कहानी खत्म। इतना अगर मुझे याद है बेटा। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ये पॉइंट याद रखना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम है बेटा, है ना, उसके लिए क्या पॉइंट याद रखना है, बस इतना सा पॉइंट याद रखना है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा साइज उतनी कम, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा साइज उतनी ज्यादा, ठीक है ना। अब मैं सीधे क्वेश्चन बता देता हूँ, देखो, है ना। अब साफ 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 है बेटा, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। मैंने अभी बोला बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, है ना, एक ग्रुप वाले तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक पीरियड 2 का होगा, एक पीरियड 3 का है, तो भैया 16-17 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ जाता है बीच में, है ना, किसी में 8 का आएगा, है ना। हाँ, अलग अलग पीरियड में, मतलब इधर P ब्लॉक के कोने वाले और S ब्लॉक के शुरू वाले, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। जैसे आप देख लो, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। और अभी मैंने क्या रूल बोला बेटा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतनी कम। तो सबसे छोटा Mg+2, फिर Na, फिर F, फिर O-, कहानी खत्म। टिक करने वाले क्वेश्चन। एटॉमिक रेडियस ऑफ Ag इज क्लोजेस्ट टू। अब Ag देखो बेटा 4D सीरीज का है, और 4D और 5D में है U, दोनों सेम हो जाएंगे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन।
ना स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट अबाउट द स्पीसीज दिस। अब अभी देखो साइज का ऑर्डर पूछा था, अब उसी को घुमा के पूछा ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल सही है। ऑल हैव सेम न्यूक्लियर चार्ज सेम नहीं है बेटा, है ना। ओ माइनस हैज द लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई, बिल्कुल सही है ना। ठीक है, एम जी प्लस इज द स्मॉलेस्ट, मतलब ए सी डी सही हो रहे हैं, ऑप्शन बी हो गया, कहानी खत्म, है ना। ठीक है जी, चलिए और देखें। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, द मेटेलिक रेडियस ऑफ सोडियम 1.86 है और आयनिक रेडियस ऑफ Na प्लस इज लेसर देन 1.86, बिल्कुल सही है बेटा, है ना। केटायन बनने पर बेटा चूंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो साइज तो कम होनी है बेटा, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल थोड़ी पास आ जाएगी न्यूक्लियस के, है ना। आयंस आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, है ना। ये गलत हो गया बेटा, है ना। केवल केटायन छोटा होता है बेटा पेरेंट से, एनायन तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एनायन में तो उल्टे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा, ऐड हो गया। तो हम बोलेंगे स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। ठीक है जी, चलिए अब देखो वापस। अब बच्चा इन क्वेश्चंस को देख के बच्चा बोलता सर क्या हमें डाटा भी याद रखना है? बेटा डाटा तो मास्टर ही नहीं याद रख पाएगा, तुम क्यों याद करोगे, है ना। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा 25 सालों से 30 सालों से 15 साल 10 साल जितने भी साल हों किसी भी टीचर को, जो पढ़ा रहा है उसे ही डाटा नहीं याद होता है, तो तुम क्यों याद रखोगे बेटा डाटा, है ना। तो इसलिए डाटा नहीं याद रखना होता बेटा, दिमाग लगाना पड़ता है। कि आयनिक रेडियस उसने बोला Na प्लस की इतनी है, तो आयनिक रेडियस ऑफ Mg+2 एंड Al+3, है ना। अगर Na प्लस की 1.02 है बेटा तो Mg+2 की इससे कम होगी, Al+3 की उससे भी कम होगी, है ना। तो पहला वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, अगला वाला, है ना, पहला ही मैच हो गया। बट क्रॉस चेकिंग के लिए तब भी मैं कर रहा हूँ 1.05 0.99 नहीं मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा, पहला ही है बेटा, है ना। Mg+2 इससे भी कम होना चाहिए और Al+3 उससे भी कम होना चाहिए था। ठीक है जी, चलिए अब है जैसे आयनेशन एनर्जी, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनेशन एनर्जी, तो ये बेटा देख लीजिए, है ना। अभी तक 15 क्वेश्चन हो गए हमारे, तो ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन बेटा, है ना। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को भी बेटा इतनी सारी चीजें हम ईयर लॉन्ग में पढ़ाते हैं, बच्चे डर जाते हैं कि अरे सर इतना याद रखने का है बेटा। तो अब मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ कि बस इतनी क्रिस्पी चीजें, चलो वो आप साल भर वाला पूरा उतना नहीं याद रख पा रहे हो, बट अब ये 1.5-2 घंटे का सेशन जितना भी होगा उतना तो याद रख सकते हैं ना। उतनी ही चीजें याद रख के जाओगे, आपको अप्रैल अटेम्प्ट में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। अब आयनेशन एनर्जी क्या बोल रहा है बेटा, हमें पता ही है बेटा, है ना। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, और कौन सा इलेक्ट्रॉन बेटा, जो लूजली हेल्ड हो, और लूजली हेल्ड कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, जो आउटरमोस्ट शेल में होता है ना। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ती है बेटा, इस एनर्जी को ही हम आयनेशन एनर्जी बुलाते हैं। इतनी एनर्जी दे दो कि ये इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चले जाए बेटा, इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, बस इसको हम आयनेशन एनर्जी बोलते हैं, है ना। अब इसमें भी वही कहानी है बेटा, है ना। लेफ्ट टू राइट जाने पर देखो क्या हो रहा है, सर साइज कम हो रही थी। अगर साइज कम हो रही है बेटा इसका मतलब, है ना, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पास है। अब कई बार बच्चे ना इसे सोच नहीं पाते बेटा, बेसिकली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना। हमें पता है बेटा न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है Zd, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है E। तो भैया थोड़ा सा फिजिक्स की तरह से समझ लो इसे, है ना। फिजिक्स की तरह से इसे समझ लो कि F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर साइज छोटी हो गई बेटा, है ना, तो R क्या हो गया सर, आर कम हो गया। और अगर आर कम हुआ बेटा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अगर सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना सर हमारे लिए रिलेटिवली क्या होगा, और भी डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर बेटा साइज कम हो रही है, मतलब आयनेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, आयनेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। और सबसे ज्यादा बेटा आपसे जो काम की चीजें ना, पीरियड 2 पीरियड 3 और जो एक्सेप्शन है वही पूछता है ना। तो बट अब यहाँ पर चीजें क्या है बेटा, सर इस हिसाब से क्या होना चाहिए था ऑर्डर, अगर मैं पीरियड 2 की बात करूं तो पीरियड 2 का ऑर्डर होना चाहिए था लिथियम लेस देन बेरिलियम लेस देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है ना, आपने जो सोचा है बेटा बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर इंटरचेंज एक तो इन दोनों में हो जाता है और इन दोनों में। ऐसा क्यों, है ना। बेरिलियम है बेटा 2s2, जबकि बोरॉन है 2s2 2p1, है ना। नाइट्रोजन है आपका 2s2 2p3 हाफ फील्ड, जबकि ऑक्सीजन है 2s2 2p4। तो सबसे ज्यादा बार बेटा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आयनेशन एनर्जी का क्वेश्चन आएगा अगर सिंपल लेवल का तो यही पूछेगा, मतलब जो करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए, है ना। और अच्छा सर
किसी किसी बच्चे के दिमाग में ये भी डाउट होता, सर ऐसा नहीं हो सकता है कि बोरॉन जो है सर लिथियम के भी पहले चले जाए? नहीं, केवल कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स ही अपना ऑर्डर चेंज करते हैं, ध्यान देना, है ना। कॉन्फ़िगरेशन का फर्क केवल और केवल कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के लिए आता है बेटा, है ना। तो ये है आपका सही ऑर्डर। अब ऐसे ही पीरियड 3 में होगा तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में चेंज आएगा, और इधर बेटा फॉस्फोरस और सल्फर में चेंज आएगा। रही बात बेटा अगर डाउन द ग्रुप बात करें तो डाउन द ग्रुप दैट इज टॉप टू बॉटम, साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, है ना। चाहे G1 हो, G2 हो, 15, 16, 17, 18 कोई भी हो, है ना। एक्सेप्शन कहाँ पर है बेटा, और एक्सेप्शन वाली चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती है। एक्सेप्शन है पहला G13। G13 का जो करेक्ट ऑर्डर है बेटा, बोरॉन की ज्यादा होती है ना। मतलब इसका मैंने कोड ही बच्चों को बोलता हूँ, याद रख लो 15324। बोरॉन के बाद सीधे इंडियम आता है, इंडियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, सॉरी बोरॉन के बाद थेलियम 5वें नंबर वाला, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर इंडियम। ये महाभयानक एक्सेप्शन है बच्चों, और इतनी बार पूछा जा चुका है कि भैया अब जेई वाला थक चुका है पूछ पूछ के, बट उसे भी पता है भैया कि उसके बावजूद भी बच्चा इसे सही करके नहीं आता है, वो तो थक चुका है बेटा पूछ पूछ के। तो प्लीज आप ऐसी गड़बड़ न करें बेटा, मैं तो केवल आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि अब वो जो क्रिस्पी चीजें जो मुझे पता होनी चाहिए जिससे मेरा काम हो जाएगा वो जरूर याद रखें, है ना। और इसी तरह से अगर आप G14 की बात करोगे बेटा, G14 में केवल लास्ट के 2 एलिमेंट में, मतलब कार्बन की ज्यादा सिलिकॉन से, सिलिकॉन की ज्यादा जर्मेनियम, लास्ट के 2 एलिमेंट में ऑर्डर इंटरचेंज, है ना, लेड और टीन में। बाकी 15, 16, 17, 18 में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो अगर मुझे बस इतनी क्रिस्पी चीजें बेटा आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पता है, ठीक है ना, और चूंकि ये एनर्जी रिक्वायर्ड है बेटा, ठीक है ना, इसलिए ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है। कभी कभी आपसे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की भी बात कर सकता है, थोड़ा छोटा मोटा इतना लेवल तक ले जा सकता है ना। जैसे Mg को बेटा पहले हमने Mg प्लस में बदला, प्लस इलेक्ट्रॉन, तो हम इसे IE1 बोलेंगे, और Mg प्लस को वापस आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर Mg+2 में बदला तो आप इसे I2 बोलोगे, लाइक दैट, बस, है ना। I1 भी पॉजिटिव होती है बेटा, I2 भी पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। और रही बात बेटा कंपैरिजन करने को बोले कि I1 और I2 में क्या रिलेशन होगा, तो ऑब्वियसली बेटा एक बार पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन को निकालना और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। मतलब सर हम लोग बोलेंगे I2 जो होगा वो ग्रेटर देन I1 होगा, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा जहां पर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज में गैप खूब ज्यादा आ जाए, है ना, मतलब आपको मैंने किसी एलिमेंट के लिए बोला फर्स्ट है 50, सेकंड मैंने बोला सपोज करो है ना 120 है, और थर्ड मैंने सीधे बोल दिया है उसकी कि 1000 है, ऐसा कुछ। तो अब आप देख सकते हो बेटा 50 से 120, ठीक है सर थोड़ी बढ़नी चाहिए थी। अब 120 से बेटा थोड़ी बहुत बढ़नी चाहिए थी, बट 1000 मतलब सर खूब ज्यादा हो गई। सर इससे क्या मीनिंग निकल रहा है, इससे मीनिंग निकल रहा है बेटा कि उसके पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना। इससे ये मीनिंग निकल रहा है उससे वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी एक एप्लीकेशन आजकल आपका एनटी वाला पूछने लगा है। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, है ना, इसी वजह से अब चूंकि शेल चेंज हो गई है बेटा, इस वजह से वो ट्रेमेंडस जंप आया, ठीक है ना, ट्रेमेंडस जंप आया। बस इतनी सी चीजें अगर याद रख ले तो बेटा देख लो, पहला ही क्वेश्चन आपका सेकेंड पीरियड का पूछा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट। जो मुझे पता है बेटा कि बस इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, मैं उन्हीं की बातें कर रहा हूँ। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन, अभी मैंने बोला बेटा, है ना। अब चालाकी क्या कर दी बेटा, ABCDE लिख दिया है। अब इन सब में सबसे कम है E का, तो E सबसे पहले आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, बाकी आपको कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। हाँ बट घर में बैठे फुर्सत में कर लो, सर बी के बाद सर बेरिलियम आएगा, बेरिलियम के बाद सर, है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑर्डर इंटरचेंज होता है, मतलब पहले ऑक्सीजन आएगा फिर नाइट्रोजन फिर फ्लोरीन, देख लो, ठीक है ना। और आपको खुद पता है बेटा कि ऐसे ही क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर 4 एलिमेंट ABCD आर गिवन, देख लो मैंने क्या बोला, मैक्सिमम पीरियड 2 पीरियड 3 और ग्रुप पूछता है। डी और एफ की बातें अभी हम कर भी नहीं रहे ज्यादा, क्योंकि वो हम ऑलरेडी डी एंड एफ ब्लॉक में कर चुके हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, है ना। तो अब भैया ये 3s2 है, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है, ये 3s2 3p1 है, बट इन दोनों में इंटरचेंज होगा बेटा, मतलब सर सबसे पहले B होगा, B के बाद सर A होगा, B के बाद A होगा, चलो इन दो ऑप्शन में। अब ये हाफ फील्ड है बेटा, मतलब ये बेसिकली सल्फर है और ये फॉस्फोरस है, तो आपका सर पहले आपका आ जाएगा कौन, D, और D के बाद आएगा C, ऑप्शन हो गया B फॉर बॉम्बे, कहानी खत्म, है ना। फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम मैग्नीशियम, है ना, एंड सिलिकॉन आर दिस दिस दिस। अब फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम की बोल रहा है,
देखो चालाकी है ना। अब मुझे पता है बेटा एल्यूमिनियम के आयनेशन एनर्जी है ना 737 से क्या होनी चाहिए, कम। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीशियम की बेटा है, इंटरचेंज होगा ना ऐसे। अब बच्चा बोलता था हमें वैल्यूज याद रखनी कि नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ वैल्यूज क्यों याद रखोगे यार, मुझे ही नहीं याद है। उसने 4 वैल्यूज दी है, उस बेसिस पे जजमेंट करना है, ठीक है ना। और 496 से बड़ी होनी चाहिए, सर ये हो नहीं सकती है, सर ये हो नहीं सकती है, सर ये हो नहीं सकती है, तो ऑप्शन बचा केवल सी वाला, ठीक है। ये देख लो, आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स एंड वाई यूजिंग द आयनेशन एनर्जीज गिवन बिलो। फर्स्ट और सेकंड 495 के बाद सीधे इतनी ज्यादा, मतलब सर पक्का फर्स्ट एल्कली मेटल होगी, क्योंकि एल्कली मेटल बेटा एक इलेक्ट्रॉन के बाद ही शेल चेंज कर देती है। अब इसमें देखो बेटा 731 1450 लगभग डबल है, डबल तक में कोई शेल चेंज नहीं हो रहा बेटा। शेल चेंज जब ट्रेमेंडसली ज्यादा हो, मतलब सर एक एल्कली मेटल होनी चाहिए, एक एल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब पॉसिबिलिटी सर आपका एक्स सोडियम की बन रही है, वाई मैग्नीशियम की बन रही। जितनी क्रिस्पी चीजें बताई बेटा उन्हीं के ऊपर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन बेटा अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजी है, नहीं क्लियर है तो टफ है, ठीक है ना। चलो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कुछ भी नहीं होती बेटा, इसमें सबसे ज्यादा बच्चा परेशान होता है, बट अपन तो क्रिस्पी बातें करेंगे बेटा। नाम से ही आयनेशन एनर्जी में बेटा आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, ठीक है जी। मतलब वहां पर मैं केटायन बना रहा था बेटा, यहाँ पर मैं एनायन बनाऊंगा। अगर मेरे पास कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करके मैं इसे बदल दूंगा किसमें, ए माइनस गैस में। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसमें बेटा कुछ ज्यादा परेशानी की बात ही नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा परेशानी की बात ही नहीं है, ठीक है। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है देखो, सबसे पहले ग्रुप 16, क्योंकि बेटा इससे इसमें क्या बन रहे हैं बेटा, एनायन बन रहे हैं, है ना। और एनायन बन रहे हैं तो एनायन तो बेटा सबसे अच्छा ग्रुप 15 16 17 ही बनाता है। तो ग्रुप 16 वालों के लिए, है ना, मैं आपको बता दूं जो जो काम की चीजें, ऑक्सीजन, फिर सल्फर, सेलिनियम, सॉरी, है ना, टेलुरियम और ऑक्सीजन, ग्रुप 16 का ये ऑर्डर है। सबसे ज्यादा सल्फर की, फिर सेलिनियम, फिर टेलुरियम, फिर ऑक्सीजन। ग्रुप 17 की बात करोगे, ग्रुप 17 में बेटा फ्लोरीन और क्लोरीन में इंटरचेंज होता है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में बेटा, है ना, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू वाइज पूछे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो क्लोरीन की। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है ना। इसके अलावा एक दो चीजें और बता दो इंपॉर्टेंट क्या है ना। ग्रुप 17 में आयोडीन की जो वैल्यू है बेटा लोएस्ट है, ठीक है ना। और ग्रुप 16 में सल्फर की जो वैल्यू है वो हाईएस्ट है कि नहीं? हाँ जी सर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ग्रुप 16 की जो लोएस्ट वैल्यू है, मतलब मान लो ये अगर सपोज करो 50 है, मुझे वैल्यूज नहीं याद है बेटा, है ना, मतलब मुझे याद है, मैं आपको बोलूंगा नहीं, या जरूरत नहीं। तो आप अगर एनसीईआरटी बुक में डाटा देखोगे बेटा, तो ये वैल्यू भी बेटा इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से ज्यादा है, और ये होना भी चाहिए बेटा, है ना। ग्रुप 17 मतलब बेटा एक इलेक्ट्रॉन लेते ही वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, तो उनमें स्टेबिलिटी रिलेटिवली ज्यादा होती है ना। तो ग्रुप 16 याद रखो बेटा, ग्रुप 17 याद रखो। इसके अलावा एक चीज और, पूरे पीरियोडिक टेबल में 9 एलिमेंट है बेटा, है ना, जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती, बाकी सबके लिए आपका क्या होती है बेटा, नेगेटिव, है ना। ठीक है जी, ठीक है। कौन से 9 एलिमेंट है बेटा, आपकी 6 तो इनर्ट गैसेस, है ना। मैं अभी 118 वाली दैट इज 7वें पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, 6 इनर्ट गैस है। उसके अलावा बेटा आपका बेरिलियम, है ना, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, बस। दीज आर द 9 एलिमेंट जिनकी पॉजिटिव होती। इसके अलावा और एक्स्ट्रा मतलब की पॉइंट बता रहा हूँ बेटा, बस इतना भी याद रख लिया आपका काम हो जाएगा ना। इसके अलावा बेटा जनरल ट्रेंड नीचे आने पर आपकी कम होती है बेटा, ठीक है ना। बट है ना, ग्रुप 18 में खूब महाभयानक है, ग्रुप 18 में खूब महाभयानक है। उसमें हीलियम, है ना, फिर रेडॉन, फिर जिनॉन, है ना, फिर आर्गन और क्रिप्टॉन दोनों की बराबर है, और फिर है नियॉन। तो ग्रुप 18 का तो महाभयानक ट्रेंड है, ठीक है ना, महाभयानक ट्रेंड है ना। और इसको आपको सर कैसे याद रखेंगे हम, है ना सर, आपको कैसे याद है, मुझे ऐसे याद है बेटा कि मेरे ही किसी बच्चे ने ना इसका मुझे कोड बता दिया था कि हिरवानी जी, देखो हीलियम H और R, हिरवानी हो गया ये मेरा, है ना। जिनॉन से उसने बोला सर जी हिरवानी जी, और कराओ, AR को उसने और बोला, और KR से बोला कराओ, और कराओ न्यू प्रॉब्लम। तो मेरे को उसके बाद जिंदगी भर के लिए ये ऑर्डर अपने आप ही क्या हो गया बेटा, याद हो गया।
है ना, ये ऑर्डर मुझे अपने आप ही याद हो गया। तो इससे बेटा, और इतना मैं गारंटी छाती ठोक के बोल दे रहा हूँ बेटा कि पूरा पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की ज़्यादा है, मैक्सिमम है, ये कम से कम आज तक 10 बार आ चुका है, 10 बार आ चुका है। ग्रुप 17 का ऑर्डर पता नहीं, कम से कम अभी तक बेटा 10 बार पूछा जा चुका है। आपको मजाक लग रहा होगा, सर पागल हो गए हो क्या? बेटा आप पुराने क्वेश्चन उठा के देखो तो सही, पीरियोडिक टेबल में लगभग, अगर मैं 2019 से भी देखूं 25 तक के पेपर, तो भैया पीरियोडिक टेबल पर लगभग 150-200 क्वेश्चन आए हैं। तो जो काम की चीजें बेटा उन्हीं को ज्यादा पूछता है। पीरियोडिक टेबल मेरा खुद बोल रहा हूँ बेटा, बड़ा टॉपिक भी है, लेंदी भी है, और कई चीज़ें याद रखने वाली होती है, इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बट अब मेरा पर्पस है बेटा कि मैं आपको केवल फाइनल क्रिस्पी चीज़ें बता दूँ। चलो देख लो, कुछ क्वेश्चन के थ्रू आप समझ सकते हो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ, है ना, लिथियम है, सोडियम है बेटा, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। तो मुझे पता है बेटा कि ये गलत है, क्योंकि क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती, तो पहला गलत है ना। सॉरी, आयनेशन एंथैल्पी है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आयनेशन एंथैल्पी है, तो बिल्कुल सही है बेटा, सोडियम की लिथियम से कम और क्लोरीन की फ्लोरीन से कम। करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब अब न्यूमेरिकल वैल्यू की बात है, Na की कम, फिर Li, फिर F, फिर Cl, है ना, तो ये भी सही है। मतलब हम लोग सीधे सीधे बोल देंगे बेटा कि अब राइट नाउ हमारा क्या है बेटा, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों ट्रू होगा। दोनों को देखो मिक्स करके पूछ लिया, ठीक है। फ्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप, गलत। ऑक्सीजन हैज लिस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप, बिल्कुल सही। मुझे पता है बेटा कि क्या मेन चीजें हैं, तो हम बोलेंगे अब इस केस में पहला गलत, दूसरा सही, टिक कर लेना, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज आर नेगेटिव फॉर, अभी मैंने बोला बेटा ना, ठीक है ना। बेरिलियम वाला पॉजिटिव होता है, नाइट्रोजन वाला पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, दो। और बेटा अगर यहाँ पर बेटा सीधे मोर देन 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज आ जाए, है ना, तो वो भी पॉजिटिव होता है। मोर देन 1 यूनिट वाला आ जाए तो वो भी पॉजिटिव। मतलब सर क्या कहना आप चाह रहे हो, O से O-2 का बनना, ठीक है ना, N से N-3 का बनना, ठीक है, मोर देन 1 नेगेटिव चार्ज, सल्फर से सल्फर -2 का बनना, ठीक है ना। इवन बेटा नेगेटिव, एक नेगेटिव से 2 नेगेटिव, मतलब नेगेटिव से नेगेटिव का बढ़ना, ये सब की सब वैल्यूज पॉजिटिव होती है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन ये सब की सब वैल्यूज आपकी पॉजिटिव है, कहानी खत्म, ठीक है ना। चलो, फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम 5.1 eV है, तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ विल बी। अब देखो आयनेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, इसमें भी बच्चा कंफ्यूज होता है, सर Na का Na++ इलेक्ट्रॉन में जाना, है ना, तो ये है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब पूछा क्या बेटा, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब Na+ का इलेक्ट्रॉन लेकर Na में जाना। इसका अगर उसने 5.1 बोला है तो थर्मोकेमिस्ट्री तो हो चुकी बेटा, रिएक्शन को उल्टा करने पर, है ना, क्या होगा, उसका साइन ही तो चेंज होगा बस, तो माइनस का 5.1, है ना। वैसे भी बेटा देखो, मैंने तो रिएक्शन लिख के समझा दिया है, अगर आप एग्जाम में बैठे होते तो ये भी करने की जरूरत नहीं थी, साफ साफ बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही रहेगी, बस साइन का ही लफड़ा हो सकता है, तो ऑप्शन एक ही था बेटा, है ना, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा, ये तो बेटा देखो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ मुझे बताने की ज़रूरत है, बस इतना आपको पता होना चाहिए बेटा, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। देखो कई बार बच्चा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कंफ्यूज हो जाता है, दो अलग अलग चीज़ें बेटा, है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो थी, वो थी आपका आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में एलिमेंट की प्रॉपर्टी, जबकि ये जो है बच्चों, है ना, ये जो है बेटा वो बॉन्डेड स्टेट में बेटा, है ना। ऑब्वियसली देखो ये जो बॉन्ड बना है बेटा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा, एक इलेक्ट्रॉन बी का होगा। अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, तो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब उसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव, इसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव, है ना। और इसी को बेटा डाइपोल, जो बॉन्डिंग में हम डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप, ये डाइपोल मोमेंट ही एक तरह से, ठीक है ना। तो अगर ये तभी है बेटा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है बी से, है ना, क्या होता। और इसी तरह के मॉलिक्यूल को बेटा हम पोलर मॉलिक्यूल बुलाते हैं, है ना, अगर सिंगल बॉन्ड है तो। हाँ, एक से ज्यादा बॉन्ड होते बेटा तो डाइपोल मोमेंट से डिसाइड होता कि आखिर ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नहीं। और डाइपोल मोमेंट के ऊपर भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं आपके बेटा, ठीक है ना, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, कोई साल ऐसा नहीं गया कि उसने छोड़ा हो, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो वो सब अपन बॉन्डिंग में देखेंगे बेटा, बिल्कुल क्रिस्पी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपका काम आसान होता जाए, ठीक है ना। सर क्या होता है अगर ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती, बेटा ए और बी की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो जाती तो फिर किसी के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आता बेटा, है ना। मतलब अगर A2 टाइप का मॉलिक्यूल दे देता मैं आपको, किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, है ना, तब इस तरह का मॉलिक्यूल हमारा नॉन पोलर कहलाता,
है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी सेम रूल है बेटा, डाउन द ग्रुप जाने पर कम होती है और लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। बस इतना सा अगर मुझे याद है बेटा तो मेरा काम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिकॉर्डिंग हो जाता है ना। देख लीजिए मिक्स क्वेश्चन बेटा, प्रॉपर्टीज इन देयर रेस्पेक्टिव। अब ये टफ क्वेश्चन है बेटा, तब भी मैंने लिया है कि भैया अगर मेरी प्रॉपर्टीज क्लियर हैं तो मैं जल्दी कर सकता हूँ। क्लोरीन और सल्फर, है ना। तो देखो एलिमेंट विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एलिमेंट्स विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसा तो अपन बोल नहीं सकते बेटा, है ना। एलिमेंट विथ लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, एलिमेंट विच शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल नॉन मेटल, एलिमेंट विथ हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो पक्का ए का बेटा फोर्थ हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन की, है ना, उसने बोला है प्रॉपर्टीज इन देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप, मतलब ए का पक्का सर 4 होगा। और सर ए का 4 होगा तो सर मुझे आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के माइंडसेट से जाओ, घर में बैठो तो चेक कर लो। जैसे F4 हो तो अपने एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा, है ना, तो इसका मतलब पक्का सर डी का 1 होगा। देखो डी का 1 हो गया। जर्मेनियम और आर्सेनिक बेटा बोथ मेटल और नॉन मेटल, क्योंकि दोनों मेटलॉइड्स हैं, तो बी का आपका 3 होगा। और फ्रेंशियम और रेडियम एलिमेंट विद लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई, तो है ही बेटा अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में। आ रही बात समझिए। इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीज एंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी जो डिक्रीज हो रही है और एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इंक्रीज हो रही है बेटा, है ना। तो ऑब्वियसली बेटा इंक्रीज तो केवल लोकल एटॉमिक रेडियस होती है, तो इसका मतलब सर ए ही होगा। ठीक है जी। चलो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के ऊपर बेटा मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई साल ऐसा नहीं गया है जब उसने नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के ऊपर क्वेश्चन ना पूछा हो। तो भैया सुन लेना मेरी बातें सभी, ये है ना। पहली चीज न्यूट्रल, केवल 3 ऑक्साइड है बेटा जो न्यूट्रल होते हैं। कौन कौन से? N2O, NO और CO, ठीक है ना, 2 नाइट्रोजन के 1 ऑक्सीजन। दूसरा बेटा एम्फोटेरिक सबसे ज्यादा पूछता है, एम्फोटेरिक, ठीक है ना। तो एम्फोटेरिक के लिए सीधे सीधे आपको गाना याद रखना है, जनाबे अली गाएं सुना करें वो, फिर से लिख दे रहा हूँ, थोड़ा जगह कम पड़ी है ना, चलो नीचे ही लिख दे रहा हूँ बेटा, है ना। तो सेकंड नंबर पे है बेटा आपका एम्फोटेरिक, सेकंड नंबर पर है आपका एम्फोटेरिक, और इसका है बेटा गाना जनाबे अली गाएं, है ना, जनाबे जेडेनो बेरिलियम। आप गाना लिखना हो तो लिखना, अली मतलब एल्यूमिनियम, गाएं मतलब गैलियम, सुना एसएन, करे क्रोमियम, वो वेनेडियम, सब एंटीमनी, आसमा एएस, के प्रभु। अब कितने प्रभु बेटा, है ना, तो ये क्रोमियम है ना, कई बार बच्चे मेरा आर समझ नहीं पाते। कितने प्रभु? 3533। सर ये क्या है ना। क्रोमियम बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, तो क्रोमियम का केवल +3 वाला, वेनेडियम का केवल +5 वाला, और आर्सेनिक और एंटीमनी बेटा +3 +5 दोनों शो करते हैं, बट उनका केवल केवल +3 वाला एम्फोटेरिक है, +5 वाला एसिडिक है। तो इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं, याद करके जाना। मैं आपको पूरा पेपर दिखा दूंगा बेटा अप्रैल अटेम्प्ट का, कि मैक्सिमम जो जो मैंने पढ़ाया था सब इसमें आएगा। इसके अलावा बेटा नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, है ना, अब नाइट्रोजन और कार्बन भी नॉन मेटल है, बट उनके ये न्यूट्रल है। इनके अलावा नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं बेटा एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। और चौथा बेटा मेटल के ऑक्साइड का अगर नेचर चेक करना होगा तो आपको उनकी ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करना पड़ेगा ना। किसको? ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मेटल आपका +1 +2 या +3 में है तो आप बोलोगे बेटा वो बेसिक होगा, ठीक है ना। अगर +4 में है तो आप बोलोगे M4, ठीक है ना। और अगर वो +5 +6 +7 में है तो आप बोलोगे एसिडिक। बस इसके ऊपर गारंटीड क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी। और इनमें बेटा एक्सेप्ट एम्फोटेरिक, मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो, है ना, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। इनमें बस मैं एक चीज बोल रहा हूँ बेटा, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक, समझे। मतलब क्रोमियम का बेटा +3 वाला एम्फोटेरिक होता है, आ रही बात समझ में। वेनेडियम का +5 वाला एम्फोटेरिक है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, इतना सा काम करते ही बेटा आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड का क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो, कंसीडर द ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट, है ना, SiO2G। अब ये इसको आप पी ब्लॉक का भी बोल सकते हो बेटा, इसको आप पीरियोडिक का भी बोल सकते हो, है ना। ये दिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अभी मैंने क्या बोला बेटा, जनाब अली गाएं सुना करे वो सब आसमां के प्रभु। उसमें कौन कौन आ रहा है सर? PB और SN आ रहा है, PB और SN आ रहा है, तो हम सीधे सीधे बेटा बोल देंगे एम्फोटेरिक केवल 2 ही, कहानी खत्म, ठीक है ना। या है ना, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। अब जिनको टफ क्वेश्चन फंसा बेटा वो इस तरह से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ F इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ Cl,
नॉट करेक्ट है बेटा, मतलब हमारे लिए ए आना चाहिए आंसर में, ठीक है ना। आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना, तो बिल्कुल सही है बेटा, तो ये आपका करेक्ट है, इसलिए ये आपका भी काउंट नहीं होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द एटम्स बॉन्डेड टू इट, बिल्कुल सही है, ये भी काउंट नहीं होगा, है ना। ठीक है, ठीक, मतलब क्या पूछा है, नॉट करेक्ट ना। हाँ, Al2 होती है और NO और एग्जाम्पल ऑफ, तो ये इनकरेक्ट है बेटा, ठीक है ना। तो A इनकरेक्ट है, D इनकरेक्ट है, तो C इलेक्ट्रॉन एटम डिपेंड्स अपॉन द एटम बॉन्डेड टू इट, ये भी करेक्ट है बेटा। आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आयनेशन एंथैल्पी नीचे आने पर डिक्रीज होती है बेटा, सही है, तो बी और सी तो करेक्ट जा रहे हैं। इन्होंने मजबूरी में मुझे लगता है आंसर ए दे दिया होगा बेटा ना, ठीक है, मजबूरी में ए मैं भी बोल सकता हूँ बेटा, बट अगेन मैं कह रहा हूँ मजबूरी में ही, अदरवाइज तो नहीं है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की जो सामने एटम बॉन्डेड है बेटा उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है जी, चलो, विच पेयर ऑफ ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, N2O न्यूट्रल है बेटा, देख के ही छोड़ दो, है ना। मेटल है कैल्शियम, आपका बेसिक होगा, छोड़ दो देखते ही, है ना। कैल्शियम आ ही चुका है, छोड़ दो, मतलब पक्का पक्का केवल और केवल आपका बच्चा डी वाला। आई मेरी बात सभी को समझ में। तो इसी के साथ बच्चों अब हम चालू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग को। तो केमिकल बॉन्डिंग में बच्चों हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं ना, जो मुझे पता है सभी को पता है कि मेजरली हमारे पास 3 तरह के बॉन्ड्स होते हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। आयनिक बॉन्ड जो है वो बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, NaCl जैसे बनेगा तो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस बनाएगा, वही एक इलेक्ट्रॉन Cl गेन करके Cl माइनस बनाएगा, ठीक है ना, और Na प्लस और Cl माइनस मिलकर एक जाल बना देंगे, मतलब लैटिस बना देंगे किसका, NaCl का। तो आयनिक बॉन्ड सिंपली भैया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है बेटा उसी को उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं ना, ठीक है। जैसे MgCl2 बनना होगा तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 कहलाएगी, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है जी। हाँ, अब अगर हम बात करते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड जो है बच्चों वो बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मतलब पीरियोडिक टेबल में हम जितना एक्सट्रीम लेफ्ट में रहेंगे, लेफ्ट साइड में मेटल होती हैं, राइट साइड में नॉन मेटल, है ना, उनके बीच का आयनिक बॉन्ड उतना ज़्यादा मजबूत अच्छा बनता है, ठीक है जी। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड जो है बेटा वो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, मतलब पी ब्लॉक के एलिमेंट से आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना। H2 है जैसे, तो H2 में हमें पता ही है कि H और H के बीच में सर एक सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं O2 की, तो O2 में बेटा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। हम बात कर रहे हैं N2 की, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इस तरीके से, ठीक है जी। अब सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नथिंग बट ए स्पेशल केस ऑफ किसका बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। बस इतना फर्क होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एटम, ठीक है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आता है और दूसरा एटम वैकेंट ऑर्बिटल लेके आता है। तो वो तो बेटा अब तक मुझे लगता है कि हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा ही पढ़ लिया है, आपने उसे काफ़ी ज़्यादा सराहा भी था, पसंद भी करा था। तो हमें पता ही है कि, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता था, लिगेंड अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में देता था, तो बस उतनी सी कहानी है। तो यहाँ पर भी जैसे एक दो एग्जाम्पल जो जेई के मोस्ट फेमस हैं, जो बार बार पूछता है, जैसे हमसे बोले अगर कि NH4 प्लस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो भैया NH4 प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है अमोनिया और H प्लस से, ठीक है ना। ठीक है जी, अमोनिया के पास देखो इसका नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है बेटा यहाँ पर, और साथ ही साथ लोन पेयर भी है, और हाइड्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। H3O प्लस का अगर मुझसे कोई बोलेगा कि इसका फॉर्मेशन कैसे करवाते हो, तो इसमें भी भैया, है ना, वाटर ले लेते हैं और साथ में H प्लस। तो देर आर सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स आल्सो। तो तीनों टाइप के, एक तो हमें बॉन्ड पता होना चाहिए, किन किन के बीच में बनते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बेटा थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन इनके ऊपर आता है, हर साल आया है, आगे भी आता रहेगा। लुईस ऑक्टेट रूल, फिर आपका LOR, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज यूर VBT, ठीक है ना। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे आप VSEPR के नाम से जानते हो, ठीक है जी। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट MOT। सरप्राइजिंगली बेटा, है ना, ठीक है ना, लुईस ऑक्टेट रूल हुआ और आपका हुआ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इन दोनों के ऊपर JM
जनवरी अटेम्प्ट 2025 में क्वेश्चन आए हैं। बट मिसिंग है कौन? मिसिंग है बेटा आपका वीबीटी और एमओटी। मतलब इनके ऊपर अब प्रगाढ़ चांस है कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है। अब जैसे लुईस ऑक्टेट रूल है ना, अब लुईस बाबा ने क्या बोला था? लुईस बाबा ने इतना बोला था कि भैया है ना, कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बनाने के प्रोसेस में पार्टिसिपेट इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने ऑक्टेट को क्या कर सके? कंप्लीट कर सके, है ना। कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बनाने के प्रोसेस में पार्टिसिपेट इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके बेटा। इसी को हम बुलाते हैं लुईस ऑक्टेट रूल। जैसे NaCl बना था, है ना, तो NaCl बना था तो भैया Na के पास हमें पता है सर 281, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो Na+ में जाएगा। तो आप देखो इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। इसी को लुईस ऑक्टेट रूल बोला जाता है। Cl ने क्या करा था सर? Cl 287 था, है ना, तो सर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, है ना, ये Cl माइनस में गया, ये देखो 288, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है ना। तो ये तो आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल हो गया सर। अच्छा, इसी तरीके से आप हमें बता दो कोवालेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है। अब कोवालेंट बॉन्ड में भी यही कहानी बेटा, है ना। देखो ऑक्सीजन के पास इस तरह से कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये दूसरा ऑक्सीजन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, सही है। तो अब क्या होगा बेटा, अगर ये दोनों बॉन्ड बना ले रहे हैं तो अब ये जो बॉन्ड बनाएंगे इसके बाद, है ना, ये शेयर हो गया। शेयर होने का मतलब अब इसके ऊपर पहले ऑक्सीजन एटम का भी अधिकार है और दूसरे ऑक्सीजन एटम का भी अधिकार है। इस वजह से भैया, है ना, इसका भी देखो, इधर भी ऑक्टेट कंप्लीट, इधर भी ऑक्टेट कंप्लीट, 8 समझे। और इन्हीं को हम LDS बुलाते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब भैया इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन आते हैं बेटा, है ना, कि लुईस के फेल्यूर क्या क्या है ना। तो लुईस के फेल्यूर क्या क्या है ना। पहला भैया कि अगर ये वास्तव में सही होता तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, है ना, इनके ऊपर क्वेश्चन आए हैं भैया। NO, NO2, ClO2, ClO3, ये एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थे, क्योंकि चाहे लूज गेन हो चाहे रिंग हो भैया, इलेक्ट्रॉन तो इवन हो जाने चाहिए। दूसरा बेटा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जिन्हें हम लोग हाइपोवैलेंट बुलाते हैं, है ना। जैसे आपके बोरॉन के ट्राईहेलाइड्स, एल्यूमिनियम का ट्राईहेलाइड AlX3, है ना। बट एल्यूमिनियम के ट्राईहेलाइड में एक कॉमन चीज जो शायद हम भूल जाते हैं बार बार बेटा, कि AlF3 अगर लिख दे तो ध्यान देना, AlF3 आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, बिकॉज AlF3 आयोनिक नेचर का होता है ना, AlF3 आयोनिक नेचर का, है ना। इसके अलावा भैया इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जिन्हें हम लोग हाइपरवैलेंट बुलाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब ऑक्टेट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब ऑक्टेट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो लाइक आपका, है ना, PCl5, ठीक है ना, ठीक है, आपका H2SO4, लाइक दिस, इस तरह के जिनमें 8 से ज्यादा बॉन्ड बन रहे हैं। SF6 वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये एक्सेप्शंस जो है बेटा पूछे जाते हैं ना। चौथा भैया कि लुईस ने जो ये थ्योरी दी थी बच्चों, है ना, ये सब पता होगा हमें, बट मैं वही कह रहा हूँ कि केवल क्रिस्पी भैया अब कि कम से कम इजी क्वेश्चन तो ना छोड़ के आए ना यार, ठीक है ना। तो जैसे लुईस बाबा ने जो थ्योरी दी थी ना बेटा, ये इनर्ट गैसेस के भरोसे दी थी। उसने पहले ऑब्जर्व करा कि यार इनर्ट गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट है, उस बेसिस पर उसने बोला अगर इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, इसी वजह से बॉन्ड बनाने के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो बाकी एलिमेंट भी चाहेंगे कि हम ऑक्टेट कंप्लीट कर लें, है ना। इस वजह से वो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन को लूज गेन कर रहे हैं, शेयरिंग, ठीक है। तो जिनके भरोसे लुईस बाबा जी ने थ्योरी दी थी बेटा, हुआ क्या, उन्होंने ही इसे धोखा दे दिया, है ना। मतलब लुईस को ये गाना गाने पर, ठीक है ना, मजबूर हो गया। हो सके उस समय वो गाना, है ना, लुईस को पता होगा भी नहीं, क्योंकि अपने भारतवर्ष का तो है नहीं लुईस बाबा, ठीक है ना। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। तो लुईस बाबा जी ने ये थ्योरी बेटा दी थी ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, इनर्ट गैसेस की उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, बट उन्होंने ही धोखा दे दिया, क्योंकि आपके क्या हो गए, जिनॉन के खूब सारे कंपाउंड डिस्कवर हो गए, HCF2, HCF4, HCF6 और भी है, ठीक है। और इसके अलावा बेटा ना लुईस ने शेप के बारे में बात करी, ना ज्योमेट्री के बारे में बात करी, ना उसने बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी वगैरह कुछ नहीं। तो इसलिए थ्योरी फेल हो गई। बट सबसे पहले चूंकि यही थ्योरी आई थी, इसलिए आज भी बेटा आपको जानकर सरप्राइजिंग लगेगा कि लास्ट ईयर जेईई एडवांस्ड इवन 2024 में भी 4 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ चुका है। ABCD चारों ऑप्शन में 4-4 कंपाउंड दिए थे और बोला था, मतलब टोटल 16 कंपाउंड थे। 16 में से हालांकि कुछ कॉमन भी थे, मतलब एटलीस्ट 8 कंपाउंड मान ले, हर ऑप्शन में मिनिमम 2-2 कॉमन भी थे, है ना।
तो उनमें से पूछा था कि इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन है जिनमें मिनिमम 3 कंपाउंड, एटलीस्ट 3 कंपाउंड हर ऑप्शन में लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या एक्सेप्शन है टाइप से, ठीक है ना। और अभी भी देखो मैंने कुछ क्वेश्चन डाले, इन द लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर NO2 माइनस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड नाइट्रोजन। तो आपकी जो बेटा दुविधा है ना कि सर हम ना शेप निकाल पाते ढंग से, ना हैबिटेशन निकाल पाते हैं, ना सर ये इलेक्ट्रॉन गिन पाते हैं, ये मात्र अभी मैं आपके 5 मिनट में दूर कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कुछ महाभयानक JSC, है ना, जरा हटके कॉन्सेप्ट, उससे ये सब दुविधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। सर कैसे? बेटा देखो, इलेक्ट्रॉन गिनने विनने की बातें जो होंगी है ना, वो सब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए होंगे ना। आयनिक कंपाउंड में कभी नहीं बोलेगा आपसे कि इलेक्ट्रॉन गिनो बैठ के। और पी ब्लॉक में बेटा अगर हम बात करें तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, चलो लिख लेते हैं, है ना। इसके अलावा इधर आप बात करोगे तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, और आयोडीन के बगल में जिनॉन। मतलब मेजरली जो आपके क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये आपके 11 एलिमेंट्स के ऊपर आते हैं, है ना, 11 एलिमेंट्स के ऊपर ही, है ना, 11 एलिमेंट्स, ठीक है ना। इसमें बेटा ये वाले जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है ना, इन 11 एलिमेंट के ऊपर ही क्वेश्चन बनेंगे, सब हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, फलाना ढिमका, सब मैं एक साथ ही क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट में कहानी खत्म। और इसको आप ध्यान रख लोगे तो कोई क्वेश्चन कभी जिंदगी में आपका गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व करा बच्चा कि बच्चे ना जब उनसे लोन पेयर, फलाना ढिमका, हाइब्रिडेशन, बॉन्ड पेयर कितने, ये सब पूछा जाता है, तो बच्चे बेटा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, है ना, उससे निकालते हैं, या इलेक्ट्रॉन को गिन के पता नहीं क्या क्या टेक्निक लगाते हैं, मतलब मेरी तो समझ के बाहर है। फाइनल एग्जाम में तो ये सब करना ही नहीं बेटा, देख के निकलते हैं ये सब चीज़ ना, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखो, है ना, इनकी बात करूँ बेटा, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, चूंकि सेकेंड शेल में केवल 2 ही सब शेल होती हैं, एक S और एक P, है ना। S सबशेल में 1 ऑर्बिटल, P सबशेल में 2 ऑर्बिटल, तो सॉरी 3 ऑर्बिटल, टोटल 4 ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब 4 ऑर्बिटल हैं तो बॉन्ड भी केवल 4 ही बन सकते हैं। मतलब सेकेंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट जो है बेटा मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम, सुन लेना है ना, जरूरी नहीं कि हर कोई 4 बनाए, बट मैक्सिमम बनाएगा तो 4, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए आपके जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, इन क्वेश्चंस को भी बच्चा रटता है कि भैया PCl5 एग्जिस्ट करता है बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है ना, SF6 एग्जिस्ट करता है बट OF6 एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इन्हें भी बच्चा रटता है यार, अबे यार इन्हें क्यों रटना है, जब आपको अभी एक छोटा सा स्टेटमेंट आपके प्यारे जेज बाबा जी ने दे दिया है, क्या कि भैया, है ना, सेकेंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब ये बेटा नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, NCl5 एग्जिस्ट होने का कोई चांस ही नहीं। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बना ही नहीं सकता है, तो ये ध्यान रखें ना। अब बाकियों का बता दूं, देखो, है ना, बोरॉन की बात करोगे, ये रामबाण बता रहा हूँ बेटा, बोरॉन अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो 2 बॉन्ड बनाएगा, है ना, न्यूट्रल होगा तो 3 बॉन्ड बनाएगा, है ना, N का मतलब न्यूट्रल है ना, भले N ही लिख दो, और नेगेटिवली चार्ज होगा तो 4 बॉन्ड, ठीक है। बस इतनी सी कहानी, ठीक है ना। तो बस इनके एग्जांपल्स भी अगर आपको लिखना हो, लाइक BH2+, ठीक है ना, BH3 मैं एक के साथ ही ले रहा हूँ, और BH4-, कहानी खत्म, ठीक है ना। किसी के पास भी लोन पेयर नहीं है। हाँ, वैकेंट ऑर्बिटल की बात करेगा बेटा, तो देखो इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, VO का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल है, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल बोलेगा तो 0 है। बस इतने से तो बेटा, है ना, आपका काम हो जाता है। मतलब सर कहना क्या चाह रहे हो? अब बेटा अगर मैंने आपसे कभी भी BH3 दे दिया, अब BH3 का मतलब क्या है, इसमें X कुछ भी हो, है ना, मैंने फ्लोरीन दे दिया, क्लोरीन दे दिया, ब्रोमीन दे दिया, आयोडीन दे दिया, ठीक है, मैंने आपको OH दे दिया, मैंने आपको H दे दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, फलाना ढिमका, तो आपको सीधे सीधे पता है बेटा कि 3 ही बॉन्ड बनेंगे। कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 बॉन्ड, और 3 बॉन्ड बनेंगे तो हाइब्रिडेशन हमेशा sp2 होगा। केवल बॉन्ड पेयर हैं 3, मतलब ये आपका अगर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है ना, मेरी आदत है बेटा मैं एक साथ मिक्स पढ़ा देता हूँ सब चीजें, है ना, और इनफैक्ट फाइनल एग्जाम के लिए तो मिक्स ही आना चाहिए। तो ये AB3 टाइप का कंपाउंड है बेटा, 3 बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, हाइब्रिडेशन sp2 होगा, और शेप की बात करोगे तो ट्रायंगुलर प्लेनर, झंझट ही खत्म। और जिनमें 4 बॉन्ड हो गए बेटा, जैसे BH4- है, या BF4- है ना, या BF4- है, इनमें भैया 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो इनका हाइब्रिडेशन आपका sp3 हो जाएगा, और शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल, खत्म। BH2+ तो पूछता ही नहीं है, ठीक है ना। मैं एक पेज और ऐड कर देता हूँ बेटा, ताकि ये कहानी बस आपकी क्लियर हो जाएंगी, तो झंझट खत्म, ठीक है ना। अब कार्बन पर आ जाओ बेटा, कार्बन भी वही है।
अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो 3 बॉन्ड बनाएगा, न्यूट्रल होगा तो 4 बॉन्ड बनाएगा, नेगेटिवली चार्ज होगा तो भी 4 बॉन्ड बनाएगा, है ना। सर नेगेटिवली चार्ज को तो 5 बढ़ाना चाहिए ना सर, आप एक एक करके बढ़ा रहे हो। मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ बेटा, सेकेंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट 4 से ज्यादा बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता है ना। बस फर्क इतना है बेटा कि लास्ट वाले में एक आपका लोन पेयर है, एक लोन पेयर आ गया, ठीक है ना। एग्जाम्पल वापस देखो, कार्बन के ले लो तो आप देखो CH3 प्लस भी बनाते हो, आप CH4 भी बनाते हो, आप CH3 माइनस भी बनाते हो, है ना। ऊपर वाले में हाइब्रिडेशन sp2 है, ठीक है ना, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं। इन दोनों में हाइब्रिडेशन sp3 है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर चारों बॉन्ड पेयर है और इसमें साथ में एक लोन पेयर आ गया। नाइट्रोजन पर आ जाओ बेटा, नाइट्रोजन की बात करोगे तो नाइट्रोजन जो है बेटा पॉजिटिवली चार्ज बनाता है 4 बॉन्ड, ठीक है ना, ठीक है ना। न्यूट्रल जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है और नेगेटिवली चार्ज जो है 2 बॉन्ड बनाता है। लोन पेयर एक इसके पास होता है और इसके पास तो 2 लोन पेयर हो जाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स आपका NH4 प्लस, NH3 और NH2 माइनस। अच्छा, सबसे ज्यादा यही एग्जाम्पल जो मैं लिख रहा हूँ पूछे जाते हैं बेटा, और इनमें भी बच्चा गड़बड़ घोटाला करके आता है, तो कृपया इन्हें तो मत करें बेटा, है ना, ठीक है। चलो, रही बात बेटा ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन बेटा पॉजिटिवली चार्ज होगा तो 3 बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर, है ना। न्यूट्रल होगा तो 2 बॉन्ड बनाएगा और 2 लोन पेयर, और नेगेटिवली चार्ज होगा, है ना। अब एनी को नियॉन मत समझ लेना, है ना, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज होगा तो एक बॉन्ड बनाएगा और लोन पेयर 3, है ना, खत्म कहानी, ठीक है। इतना अगर आपको बस सेकंड पीरियड के इन 4 एलिमेंट्स के बारे में पता है। फ्लोरीन के बारे में मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ बेटा क्योंकि फ्लोरीन न्यूट्रल फॉर्म में एक ही बॉन्ड बनाता है ना, कोने में रहता, ठीक है। और ये भी मुझे पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन कभी भी सराउंडिंग एटम हो ही नहीं सकते बेटा, क्योंकि एक एक बॉन्ड बनाते हैं, ये हमेशा कोने पर ही होंगे, है ना। अब इससे सर इतना सा याद रखने से हो क्या जाएगा, अगर इतना याद है बेटा, है ना। चलो और बता दूं, जैसे अब अगर मान लीजिए कभी एल्यूमिनियम आता है तो एल्यूमिनियम को किसकी तरह ट्रीट करोगे सर, बोरॉन। बस ये है कि बेटा एल्यूमिनियम अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है क्योंकि थर्ड पीरियड का है ना। मतलब सर कहना क्या चाह रहे हो, वापस देखो इस तरह के क्वेश्चन जो जेई के हॉट फेवरेट हैं, जिन्हें हम छोड़ के आते हैं कि BF6-3 एग्जिस्ट नहीं करता है बट AlF6-3 एग्जिस्ट करता है, तो बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि बोरॉन 6 तक जा ही नहीं सकता बेटा, बोरॉन 4 तक ही जाएगा। एल्यूमिनियम चूंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो थर्ड पीरियड मतलब थर्ड शेल के अंदर बेटा S सब शेल भी आ गई, P सब शेल भी आ गई, D भी आ गई, तो अब ऑर्बिटल्स इतने ज्यादा हैं कि वो अपने नंबर ऑफ बॉन्ड्स को बढ़ा सकता है। बाकी अदरवाइज एल्यूमिनियम बोरॉन की तरह ट्रीट करा दो, है ना। सिलिकॉन की बात करोगे, सिलिकॉन को कार्बन की तरह ट्रीट कराओ। फास्फोरस की बात करोगे, नाइट्रोजन, बस ऑक्टेट ये एक्सपेंड कर सकते, है ना। अब नाइट्रोजन की तरह काम कराने का मतलब क्या है बेटा, इनके वैलेंस शेल में ना एक छोटा सा एग्जांपल और दे दूं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो 5 है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है, ठीक है। तो कभी आपका क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला PCl4 प्लस, PCl5, PCl6 माइनस, तो भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर 5 थे, है ना। आप ध्यान दीजिएगा बेटा, एक रूल सुन लेना, अगर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता तो पॉजिटिव चार्ज होता या नेगेटिव चार्ज होता वो ऑक्सीजन के ऊपर देते, अदरवाइज बेटा हमेशा ही, है ना, नेगेटिव चार्ज होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर दोगे, अदरवाइज अगर ऑक्सीजन नहीं है बेटा तो फिर आपका पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो ये आपको हमेशा सेंट्रल एटम के ऊपर ही देना है। पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो ये आपको हमेशा सेंट्रल एटम के ऊपर ही देना है, बस सीधा सीधा इतना अगर आप ध्यान रख ले तो बेटा तो कहानी खत्म, ठीक है ना। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज फास्फोरस के ऊपर है, वहाँ नेगेटिव चार्ज भी फास्फोरस के ऊपर है। अब फास्फोरस के पास सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5, सर प्लस चार्ज फास्फोरस के ऊपर मतलब कितने बचे, 4, चारों के साथ बॉन्ड बना दिया बेटा, मतलब सर ये sp3 हो गया हाइब्रिडेशन, है ना, टेट्राहेड्रल शेप हो गई। सर 5 थे, पांचों के साथ बॉन्ड बनाया तो इसका मतलब सर ये तो आपका sp3d हो गया, समझे कि नहीं समझे। सर फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक नेगेटिव चार्ज और आ गया, मतलब 6 हो गए, और 6 हो गए बेटा तो अब इसका हाइब्रिडेशन सर sp3d2 हो गया। तो जिन शेप्स वगैरह निकालने में बेटा आप गड़बड़ घोटाला करते हो या परेशान होते हो, वो तो ऐसे चुटकियों में निकल जाती, वो तो ऐसे चुटकियों में निकल जाती है ना। और JSC बता दूं मैं आपको, तो अब ये सब चीजें अगर आपको ध्यान है बेटा तो गारंटेड आपके 2-3 क्वेश्चन, है ना, मिनिमम मान के चलना बेटा, हर पेपर में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, शेप का, ज्योमेट्री का, हाइब्रिडेशन का, लोन पेयर गिनने का, फलाना ढिमका, इससे आप खटाखट गिन सकते हो, है ना। अच्छा ये भी बता दूं बेटा ना, अब JSC ये बता रहा हूं कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि PCl4 प्लस में टोटल लोन पेयर बताओ, है ना, टोटल लोन पेयर। अब सेंट्रल एटम के ऊपर तो कितने लोन पेयर हैं, 0,
कैसे पता करा? बस बेटा सेंट्रल एटम फास्फोरस है, पता करा, पॉजिटिव चार्ज था सर, 5 में से 1 गया तो लोन पेयर तो बचा ही नहीं। अब टोटल बोलेगा बेटा तो फिर सराउंडिंग को भी देखना है, तो सराउंडिंग का रूल मैंने इन सबको तो लिखा दिया बेटा। सराउंडिंग में ना बेटा ज्यादातर ऑक्सीजन या हेलोजेंस ही होते हैं, सुन लेना सभी, और आपको भी पता है बेटा, ये मुझे है ना, बस आप ध्यान नहीं देते हो इसलिए आप उसे भूल जाते हो। अदरवाइज सराउंडिंग में ज्यादातर आपके ऑक्सीजन या हेलोजन ही होते हैं। और हेलोजन जब भी है ना, पहला रूल ध्यान रखना, ये तो क्वेश्चन है, चलो पहला रूल, अगर हेलोजन कोई भी सराउंडिंग एटम की तरह है, ठीक है, तो पर एटम है ना, पर एटम 3 लोन पेयर होते हैं। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो, अगर मैं PCl4 प्लस में है ना, चलो लोन पेयर नीचे में लिख दे रहा हूं बेटा सभी के, इसमें लोन पेयर टोटल पूछता तो 12, इसमें पूछता तो है ना, क्योंकि 4 क्लोरीन है, पर एटम 3 है बेटा, है ना, 5 क्लोरीन है सर, तो 5 3 15, क्योंकि सेंट्रल एटम में तो दोनों के पास नहीं है। बट अगले वाले में सर 6 क्लोरीन है 18, और 1 लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास है क्या? नहीं है, उसमें भी नहीं है बेटा, है ना, क्योंकि उसने तो बॉन्ड बना लिया, तो हम बोलेंगे सीधे सीधे 18। तो इस तरीके से कहानी होगी, समझे कि नहीं समझे? अब बेटा जेई में डराने के लिए, जैसे एक बार एग्जांपल I3 माइनस का आ गया था, अब बच्चा इससे डर जाता भैया, तो I3 है ना, देखो अगर मैं इसे IF2 माइनस लिखता या ICl2 माइनस लिखता तो आप नहीं डरते बेटा, आप नहीं डरते, है ना। रुको, JHC में है ना लिख ही दिया है ना, हटा देता हूँ, JHC अगले पेज पे समझा रहा हूँ आपको, है ना। तो अगर मैं आपको बाकी तीनों देता बेटा, तो हो सकता है कि आप नहीं डरते, हो सकता है कि आप नहीं डरते, बट है ना, मतलब IF2 माइनस ICl, बस इससे डर जाते हैं बच्चे। तो भैया आपको मैंने एक ही चीज बोला है बेटा कि थोड़ा तो लिंक करना पड़ेगा। I3 माइनस का मतलब क्या है सर? सेंट्रल एटम एक ही होता है सर, सेंट्रल एटम भी आयोडीन है सर, सराउंडिंग एटम भी आयोडीन है, यही तो बात हुई है ना। तो भैया सेंट्रल एटम आयोडीन है, और मैंने अभी बोला ऑक्सीजन होता तो मैं नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर देता, अदरवाइज मैं हमेशा सेंट्रल एटम के ऊपर। तो सर ये I माइनस हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही है बेटा। अब सर ये I माइनस हो गया है, तो सर I के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, हेलोजेंस कोई भी हो बेटा, फ्लोरीनो क्लोरीनो ब्रोमीन आयोडीन, वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। ग्रुप 16 वालों के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 15 वालों के पास 5 इलेक्ट्रॉन, इतना तो याद करना पड़ेगा बेटा, है ना। ठीक है जी, तो अब अगर बेटा 7 इलेक्ट्रॉन थे सर, एक और आ गया तो ये तो 8 हो गए सर, बिल्कुल सही है बेटा। अब 8 में से देखो बेटा, है ना, I3 माइनस में बस इतना कंफ्यूजन है कि वो दोनों आयोडीन है, जिससे हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। F2 माइनस में दोनों F होते, Cl2 माइनस में दोनों Cl होते, तो मतलब सर बॉन्ड तो 3 के साथ, सॉरी 2 के साथ ही बने, मतलब सर अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, और वो जो 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, मतलब इस सेंट्रल एटम के पास 3 लोन पेयर है ना, इस सेंट्रल एटम के पास 3 लोन पेयर। तो मतलब अब अगर मैं आपसे इसका शेप अगर पूछूंगा बेटा, है ना, पहले चलो पहले मैं अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछूं, सर 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, मतलब सर इसका हाइब्रिडाइजेशन 5 टोटल है, तो sp3d, और शेप है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन, और शेप पूछूंगा बेटा तो लीनियर हो जाएगी। तो जिन चीजों में बेटा आप इतना परेशान होते हो, उनको इस तरीके से निकालने की हैबिट डालो, है ना। अब अगर मैं टोटल लोन पेयर पूछता, सर सेंट्रल वाले के पास भी 3, कोने कोने वालों के पास भी 3, तो 3 3 9 लोन पेयर हो गए, 3 3 9 लोन पेयर हो गए, तो ऐसे निकाल लो बेटा, ठीक है ना। तो ये चीजें अगर आप सुन के जाते हो, समझ के जाते हो मेरे से बेटा, थोड़ा डिफरेंट वे में ना, ठीक है। अब सर आप JHC कुछ लिख रहे थे, फिर आपने हटा दिया, हाँ वो तो मैं लिखूंगा ही बेटा, बिना JHC के तो, है ना, मेरे को ही नहीं मजा आता कि बच्चों को भैया इंपॉर्टेंट काम की चीजें पता पड़े। तो JHC में ये लिख रहा था बच्चों आपका, पहला तो मैंने लिख ही दिया था, अगर कोई भी हेलोजन सराउंडिंग एटम की तरह काम कर रहा है तो पर एटम आपके पास 3 लोन पेयर होंगे, पहला। दूसरा बेटा, सेकेंड पीरियड का कोई भी ऑक्सी एसिड हो या ऑक्सी एनायन हो, है ना, उनका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा ही sp2 होगा, है ना, ठीक है जी। अब ऑक्सी एसिड मतलब बेटा जैसे HNO2 लिया आपने, नाइट्रस एसिड, है ना, या ऑक्सी एनायन मतलब बेटा अगर आपने ऑक्सी एसिड का H+ हटा दिया तो ऑक्सी एनायन बन जाएगा, है ना। ये नाइट्रस एसिड है, वो नाइट्रेट आयन, तो बोरॉन का हो, कार्बन का हो, नाइट्रोजन का हो, सबके sp2 ही रहेंगे, ऑक्सी एसिड हो या ऑक्सी एनायन, ठीक है ना। आप देख सकते हो बेटा, जो अभी अपना क्वेश्चन चल रहा था वो यही था, इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड नाइट्रोजन, है ना। तो आप नाइट्रोजन को देख लो, नाइट्रोजन सर ग्रुप 15 का है, 15 का है मतलब सर 5 इलेक्ट्रॉन, सर आपने अभी हमें इतनी बढ़िया शिक्षा दे दी, 5 इलेक्ट्रॉन है सर, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर होगा, और मैंने अभी बोला बेटा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन सर एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, एक बॉन्ड बना के दे दो, खुश है वो।
न्यूट्रल सर, एक न्यूट्रल ऑक्सीजन, इसका मतलब सर वो 2 बॉन्ड बनाता है। मतलब अभी कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे बेटा बॉन्ड बनने में? नाइट्रोजन के 3। मतलब सर इसके पास अभी भी एक लोन पेयर है, ठीक है ना। ठीक है, अब उसने तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है बेटा, मुझे नहीं पता इसका आंसर 5 दिया गया है कि 2 दिया गया, ये भी चालाकी हो जाती है ना। अच्छा, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो 8 दिया गया, ठीक है ना। 8 क्यों? 5 तो खुद के थे बेटा, अब शेयरिंग के बाद टोटल 8 हो गए, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन इन तीनों बॉन्ड के भी तो काउंट होंगे, तो 8 हो गए ऐसा। तो ये देख लो खट्टे से काम हो गया, है ना। अब हाइब्रिडाइजेशन में पूछता है बेटा, तो बच्चा क्या करता है बेटा, पता नहीं कौन कौन सी टेक्निक निकाल के हाइब्रिडाइजेशन में टाइम खोटी करता है। आपके लिए अब कुछ है ही नहीं, दिक्कत ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा बेटा सर और क्या बताना चाह रहे थे? तीसरा पॉइंट है मेरा थर्ड पीरियड बेटा। थर्ड पीरियड का कोई भी आपका ऑक्सी एसिड हो या ऑक्सी एनायन, है ना, उनका हाइब्रिडाइजेशन थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, मतलब थर्ड का हो बेटा, फोर्थ का हो, ठीक है ना। मतलब फास्फोरस के जितने भी ऑक्सी एसिड है, नाइट्रोजन के जितने भी फास्फोरस के, सल्फर के जितने भी ऑक्सी एसिड है, सिलिकॉन के जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं बेटा, क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के, इनमें कभी भी आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट इनका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होगा। और sp3 है बेटा तो शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल। sp3 है तो शेप क्या होगी बेटा? टेट्राहेड्रल। कहानी खत्म, ठीक है ना। ठीक है, और सर शेप वेप कैसे बनाएंगे? शेप वेप बताने के लिए बेटा, है ना, 2-3 छोटे से पॉइंट और बता देता हूँ। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस का क्या रूल है बेटा? फास्फोरस के हर ऑक्सी एसिड में ये यूनिट आना जरूरी है। फास्फोरस के हर ऑक्सी एसिड में एक पी डबल बॉन्ड हो और एक पीओएच आना जरूरी है, बाकी 2 वैलेंसी फ्री होंगी। मतलब अगर मैं आपसे H3PO2 बोलूंगा, H3PO2, तो आप देखो बेटा कि सर ऑक्सीजन 2 आ चुके हैं, है ना, एक हाइड्रोजन आ चुका है, फास्फोरस एक आ ही चुका है, मतलब सर 2 हाइड्रोजन बचे, तो इसका मतलब सर इसमें 2 पीएच बॉन्ड होंगे। अगर मैंने H3PO3 बोला होता तो क्या करते सर? फिर हम, है ना, एक ही पीएच रखते और एक पीओएच कर देते, है ना। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ बेटा? इस तरीके से बस बनाते चलो। H3PO4 होता तो और कहानी। मतलब टोटल देखो, फास्फोरस के पास 5 बॉन्ड होने चाहिए थे, तो फास्फोरस के तो ऑक्सी एसिड की और स्ट्रक्चर मैंने सिंपल से बता दी, है ना। बच्चे मान लीजिए सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा, बच्चे स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाते। भैया सेंट्रल एटम सल्फर है, हाँ जी सर है। ऑक्सी एसिड में बेटा केवल ये फास्फोरस के ही एग्जाम्पल एक्सेप्शन है जिनमें जिनमें हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है, नहीं तो अदरवाइज ऑक्सी एसिड में हमेशा ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। पहली चीज सुन लेना, है ना। दूसरी चीज बेटा, सेंट्रल एटम सल्फर है, सर सल्फर है तो 6 इलेक्ट्रॉन है ना। अब 4 ऑक्सीजन है बेटा, 2 ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन से जुड़ जाएंगे, ये लो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ गए, 2 बॉन्ड बन गए, ठीक है ना। अभी भी सर 2 ऑक्सीजन बचे हुए, तो वो बेटा सल्फर से डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो आप देख लो हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछे, पाई बॉन्ड पूछे, फलाना पूछे, ढिमका पूछे, बस इतना सा काम। अगर इतना काम कर ले जाते बेटा और 4 नंबर मिल रहे हैं तो बुराई क्या है? ठीक है, अब देखो मैं धड़ 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 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन ए कंपाउंड A2B इज -2, है ना। ठीक है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल बेटा -2 है लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में। इसका मतलब क्या बेटा? ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले रहा है। मतलब सर ओरिजिनली जो था इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बस 6 लिखा बेटा और आंसर आ गया। देखो अब इतना काम करो बेटा, ठीक है ना। चलो अब है बेटा, विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन ऑल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। एक में ऑड होना चाहिए बेटा और एक में एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। ऑड वाला बेटा, है ना, NO होता है, NO2 होता है, ठीक है ना, तो NO 2 जगह आ रहा है, ठीक है ना। अब NO 2 जगह आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है, या ClO2 होता है या ClO3 होता है। न्यूट्रल में हमें 4 ही याद रखने ऑड वाले, ठीक है। अब रही बात बेटा एक्सपेंडेड ऑक्टेट, तो BCl3 तो उल्टे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, आंसर हो गया बॉम्बे। तो अगर मैं इतने क्रिस्पी पॉइंट बेटा लास्ट मोमेंट पे आपको बता के जा रहा हूं और जिनसे मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपका काम आसान हो जाएगा अगर आप इतनी बातें मेरी याद रख के जाते हो, तो बेटा इतना तो फिर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के सर चलो कुछ नहीं करते ज्यादा सर, है ना। ये जितना भी आपका लेक्चर है ना, 90 मिनट का, 100 मिनट का, 2 घंटे का, 1.5 घंटे से 2 घंटे का, इनको हम समझ लेते थे और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना, कुछ आपने करा दिए, कुछ हम और प्रैक्टिस कर लेंगे। सर इतना करने पर अगर मुझे 8 नंबर मिल जा रहे हैं बेटा पेपर में तो बुराई क्या, ठीक है ना। चलो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है बेटा? बस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इतना बोलती है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, बस इतना बोलती है ना। और बॉन्ड बेटा उसने बोला था 2 ओवरलैपिंग से बनता है। ओवरलैपिंग आपका 2 तरह की होती है बेटा। पहले आपका
एक्शियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग, उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। दूसरा है ना साइडवेज ओवरलैपिंग, उससे पाई बॉन्ड बनता है। और हमारे काम के लिए अगर सिंपल सी बात करूं बेटा, सिग्मा बॉन्ड एसएस से बनता है, एसपी से बनता है, पीपी से बनता है, और पाई बॉन्ड आपका पीपी से बनता है, बस, है ना। ठीक है, अभी मैं डीवी की बात ही नहीं कर रहा हूं ना, डेल्टा की, क्योंकि इस पर्टिकुलर कोर्स का मतलब है सिंपल चीजें बताना। ठीक है ना। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन, द नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल्स विच हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस, है ना। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस हो बेटा, तो इनके लिए शेप पता होना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है बेटा शेप तो आती होगी, है ना। पीएक्स मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है, पी वाई मतलब वाई के अलोंग है, पी जेड मतलब जेड के अलोंग, है ना। अब डी एक्स वाई डी एक्स जेड इन दोनों में बेटा, है ना, नहीं होती, क्योंकि पी जो होता है डम्बेल शेप का होता है। किसी को नहीं पता हो, चलो एक मैं बना दे रहा हूँ, ये पी की शेप है बेटा। अगर एक्सिस एक्स ले लोगे तो पी एक्स, वाई ले लोगे तो पी वाई, जेड ले लोगे तो पी जेड, है ना। बट डी वाले डबल डम्बेल होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो अगर वो डबल डम्बेल में बेटा लोब्स जो है इन बिटवीन द एक्सिस है, तो वो आपका यहाँ तो डी, जो भी एक्सिस लोगे, एक्स वाई लोगे तो डी एक्स वाई हो जाएगा, एक्स जेड लोगे तो डी एक्स जेड हो जाएगा, वाई और जेड ले लोगे तो डी वाई जेड, है ना। ठीक है, बट इन दोनों में बेटा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा, है ना। अब ये भी अगर कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे तो ये भी नहीं पता है अभी तक, तो फिर बेटा थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि इतना, है ना, इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे और इनको छोड़कर आएंगे तो गलत बात हो जाएगी, ठीक है ना। और डी जेड स्क्वायर में सभी को पता होगा बेटा दो ही लोब होते हैं, और साथ में एक सर्कुलर रिंग होती है इन एक्स वाई प्लेन। तो एटलीस्ट ऑर्बिटल की और एस ऑर्बिटल की शेप तो सभी को पता होगी बेटा, स्फेरिकल शेप का होता है। ये हो गया बेटा। तो इसमें भी बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के अलोंग है, इसमें भी एक्सिस के अलोंग, 5 हो गया आंसर। ठीक है, या बहाने से जीरो ऑर्बिटल ओवरलैप इज एन आउट ऑफ फेस ओवरलैप, है ना। अब जीरो का मतलब क्या है बेटा, अगर हम साइन बोलते हैं बेटा, ये प्लस है और ये माइनस है, इसमें बेटा प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है ना, डी वाले के लिए, ठीक है ना। तो जीरो ओवरलैप का मतलब क्या है बेटा, कि अगर आप, है ना, प्लस की प्लस के साथ ओवरलैप कराते हो, ठीक है ना, प्लस की प्लस के साथ ओवरलैप कराते हो तो ये पॉजिटिव ओवरलैप कहलाता है ना। और बॉन्ड के इन्हीं से बनता है बेटा, ठीक है ना। अगर मैं प्लस की माइनस के साथ ओवरलैप कराऊंगा तो नेगेटिव ओवरलैप, ठीक है ना। और अगर मैं बेटा, है ना, अगर मैं कुछ ऐसा ओवरलैप करता हूं बेटा कि मैंने पी एक्स और पी वाई को मिलाने की कोशिश करी, तो ये जीरो ओवरलैप है। या मैंने एस को पी वाई के साथ पी एक्स के साथ मिलाने की कोशिश करी, तो वो बिल्कुल सही बेटा, आउट ऑफ फेस है। इट रिजल्ट्स ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑब्लिक डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ ऑर्बिटल्स, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो हाइब्रिडाइजेशन मैंने पूरा समझा दिया बेटा, बस मैं क्वेश्चन बताऊं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेंट्रल एटम हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। अब सेंट्रल एटम का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, दोनों एग्जांपल्स में ना, तो मुझे पता है बेटा H2O, अब तुरंत दिखना चाहिए सर न्यूट्रल ऑक्सीजन है, मतलब दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, मतलब सर ये तो sp3 होगा, ये तो sp3 होगा, अगला चेक ही मत करो। सर NH2 माइनस, है ना, सर आपने नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के लिए भी यही बोला था, है ना, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा। NO2 आपका बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ना, और इसका ऑड इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा हाइब्रिडेशन काउंट होता है, मतलब sp2 है। NH2 माइनस काउंट करने की जरूरत ही नहीं, मतलब पक्का सर डी होगा, खत्म। अब बच्चे को क्या लगता है 8 ऑप्शन है सर, इतना लेंदी क्वेश्चन दे दिया, मैं तो छोटा मोटा नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा बच्चा था। अरे भैया बिल्कुल सिंपल दिया है, आप उसे अननेसेसरली बड़ा कर रहे हो ना। और बेसिकली बेटा कई बच्चे ना हाइब्रिडाइजेशन को और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी को अलग अलग मानते हैं, ये बेटा बेसिकली बिल्कुल सेम है। बस अंतर इतना सा है बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन में शुरू में बेटा, है ना, जब इंट्रोड्यूस करा गया था तो लोन पेयर को काउंट नहीं करा गया था, सिमेट्रिक ज्योमेट्रीज की बात करी गई थी। और बाद में जब आपका कौन आया पिक्चर में, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, तो भैया जिनके पास लोन पेयर थे उन्हें भी काउंट कर लिया गया था, है ना। तो सिंपल सी अगर मैं बात करूं बेटा, है ना, कि अगर मेरे पास स्टेरिक नंबर 2 है, स्टेरिक नंबर 2 मतलब हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp होगा। सर ये स्टेरिक नंबर क्या होती, स्टेरिक नंबर होती बेटा सम ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, सम ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, इसे स्टेरिक नंबर बोला जाता है। ठीक है जी, इसे स्टेरिक नंबर बोला जाता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में केवल बेटा, है ना, आपका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ही काउंट होते हैं। पाई बॉन्ड, बॉन्ड पेयर में भी सिग्मा बॉन्ड, है ना, ध्यान देना, बॉन्ड पेयर का मतलब भी सिग्मा बॉन्ड है बेटा, ठीक है ना। पाई बॉन्ड कभी भी नहीं काउंट होते ऐसा। तो बस इसमें इतना बोला गया था बेटा कि मान लीजिए अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज बेटा, या तो AB2 टाइप का कंपाउंड देगा या ABL टाइप का। मतलब क्या है सर, है ना, कई बार बच्चे ये रिप्रेजेंटेशन भी नहीं पढ़ पाता। AB2 टाइप का कंपाउंड का मतलब बेटा
कि दोनों बॉन्ड पेयर है, और ABL का मतलब है एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन दोनों का ही sp रहेगा, शेप आपका दोनों की लीनियर रहेगी। हाँ, अब मान लीजिए अगर स्टेरिक नंबर 3 कर देता मैं, तो हाइब्रिडाइजेशन तो फिक्स है बेटा sp2 है ना। अब अगर AB3 टाइप का होगा, ठीक है ना, तो आप शेप बोलोगे ट्रायंगुलर प्लेनर। बट अगर ये AB2L टाइप का हुआ तो आप इसे एंगुलर शेप का बोल दोगे, बस खत्म कहानी। अगर स्टेरिक नंबर 4 है बेटा, तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होगा। AB4 पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है, AB3 हो सकती है बेटा, है ना, AB3L, और तीसरी पॉसिबिलिटी AB2L2। सर एक एक एग्जाम्पल भी लिख दो, सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं जेईई में बेटा, ये भी बता दो। लिख लो बेटा एग्जाम्पल, मान लो BeCl2 और यहाँ पर आपका है ना CO। AB3 टाइप का अगर आप बात करते हो, है ना, तो यहाँ पर आपका BX3 टाइप का कुछ भी हो जाए, यहाँ बात करो बेटा तो SO2 एक लोन पेयर हो गया। AB4 की बात कर रहे हो बेटा, टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है ना, और आपका एग्जाम्पल CH4। AB3L टाइप का होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, एग्जाम्पल है बेटा अमोनिया। AB3L2 टाइप का बेटा V शेप या एंगुलर शेप, और आपका एग्जाम्पल है H2, है ना। अब एग्जाम्पल्स तो खूब सारे लिख सकता हूँ बेटा मैं, बस मैं वही कह रहा हूँ कि फिर बच्चे को लगता है सर क्या इतना सारा रटना है सर, इसी से तो मैं परेशान था। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ बेटा आपसे कि मत रटो बेटा, बस अभी जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप उससे चल लोगे, जैसे मान लीजिए उसने बहाने से आपको NH4 प्लस दे दिया, BH4 माइनस दे दिया, तो भैया देख लो सर NH4 प्लस में सेंट्रल एटम में नाइट्रोजन, सर उसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया है ना, सर आपने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाल दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन थे सर, एक चला गया, 4 ही है, मतलब सर कोई लोन पेयर नहीं है, 4 बॉन्ड पेयर है सर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इस वाला AB4 कैटेगरी का हो गया। सर BH4 माइनस सर नेगेटिव चार्ज है ना, हाइड्रोजन नहीं है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं है, तो बोरॉन के ऊपर ही होगा। सर बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, आपने एक नेगेटिव चार्ज डाल दिया है, 4 हो गए, मतलब सर ये भी AB4 टाइप का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे खट 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 निकालते चलो बेटा, कहानी खत्म, ठीक है। अब इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो इनकरेक्ट ज्योमेट्री मैच्ड, है ना, इनकरेक्ट ज्योमेट्री बता भैया, BF3 सर ट्राइगोनल प्लेनर होता है, NF3 हो गया बेटा आंसर। अब जो NH3 का है वो NF3 का ट्राइगोनल पिरामिडल होना चाहिए, ASF5 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, H2O बैंड, सही है, कहानी खत्म। करेक्ट शेप एंड III बॉन्ड एंगल, है ना, रेस्पेक्टिवली I3 माइनस, अभी बता दिया बेटा लीनियर शेप का होता है, और इसलिए लीनियर है तो बॉन्ड एंगल तो बेटा 180 होगा ही होगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज है अनइक्वल बॉन्ड लेंथ, है ना, तो अनइक्वल बॉन्ड लेंथ आपको पता होना चाहिए बेटा SF4 में होगा। सर ऐसा क्यों बेटा, SF4 में ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 2 एक्सियल होते हैं, 2 इक्वेटोरियल फ्लोरीन और एक लोन पेयर, और एक्सियल और इक्वेटोरियल मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है बेटा sp3d है, और एक्सियल इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है ना, इस वजह से, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ IF7 मतलब सर 7 इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास, सर सातों के साथ बॉन्ड बन गया, मतलब सर ये तो पेंटा 7 है तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा, है ना। SF6 होता है बेटा तो ऑक्टाहेड्रल कर लेते, देख लो। अब ICL भैया एक ही बॉन्ड है तो सर लीनियर ही होगा, ICL3 3 बॉन्ड है बेटा टी शेप का होगा, ClF5 सर स्क्वायर पिरामिडल, IF7 पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये कुछ कुछ वेल नोन जो मैंने एग्जांपल डाले बेटा, बकर आप इतनी भी शेप याद करके चले जाते हो ना, इसमें भी वही कहानी है, तो आपका काम हो जाएगा। चलिए अगला हॉट फेवरेट टॉपिक जो चलता है जेई वाले को, डाइपोल मोमेंट है बेटा, है ना। डाइपोल मोमेंट सबसे हॉट फेवरेट टॉपिक चल रहा है, इसमें सीधे सीधे रूल सुन लेना बेटा, क्या क्या क्या। अगर एक लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, पहला रूल क्या है, चलो रूल ही बता दो, अगर सिमेट्रिक ज्योमेट्री है बेटा, सिमेट्रिक ज्योमेट्री हो दैट इज नो लोन पेयर, है ना, सिमेट्रिक ज्योमेट्री हो, नो लोन पेयर हो, ऑल सराउंडिंग एटम सेम हो, तो इस तरह का कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होता है बेटा, और ये हमेशा ही आपका नॉन पोलर होगा, इसका म्यू 0 है, ठीक है ना। अगर एक लोन पेयर हो, मतलब सर एग्जांपल जितने भी बेटा, जितने भी, चाहे वो AB2 टाइप का हो, AB3 टाइप का हो, AB4 टाइप का हो, AB5 टाइप का हो, AB6 टाइप का हो, AB7 टाइप का हो, है ना, है ना। A का मतलब ही होता है बेटा सेंट्रल एटम, B का मतलब होता है सराउंडिंग एटम, है ना। इसमें कोई भी लोन पेयर मैंने अभी काउंट नहीं करा क्योंकि लोन पेयर को हम L से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस तरह के ज्योमेट्रीज के डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होंगे, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर किसी कंपाउंड में एक लोन पेयर है
तो वो हमेशा आपका पोलर होगा, मतलब उसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। मतलब एग्जांपल सर SO2 ले लो, अमोनिया ले लो बेटा, NH3 ले लो, और ये दोनों तो हॉट फेवरेट एग्जांपल है NH3 और NF3 कि, और पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है कि इसमें किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है ना। ध्यान रखना बेटा, अमोनिया का डाइपोल मोमेंट NH3 से ज्यादा होता है, ठीक है ना। हाँ, अगर बहाने से वो आपको तीसरी पॉसिबिलिटी दे रहा है बेटा, दो लोन पेयर, तो दो लोन पेयर वाला कंपाउंड डाइपोल मोमेंट जीरो भी रख सकता है बेटा, नॉन जीरो भी रख सकता है ना। नॉन जीरो वाला एग्जांपल है आपका, नॉन जीरो वाला एग्जांपल है आपका वाटर, और जीरो वाला एग्जांपल है HCF4, है ना। जीरो वाला एग्जांपल HCF4, ठीक है। अगर हम डाइपोल मोमेंट के बारे में इतनी छोटी सी चीज ध्यान रखते बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। विच आर फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी एसोसिएटेड विद द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट ना। अब ये क्वेश्चन गलत आ गया बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है, और ऑब्वियसली सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d6 में होंगे, 4 है ना, गलती से आ गया, सॉल्व तो कर दिया। मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, अब PF5 का देखो सिमेट्रिक है जीरो, इसका जीरो बेटा, मैंने अभी बोला सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछता है NH3 और NF3 में NH3 का ज्यादा होता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विथ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, BeCl2 है ना, AB2 टाइप का, AB3 टाइप का जीरो है ना, इसका नॉन जीरो बेटा। HCF4 अभी लिखा दिया जीरो, CCl4 जीरो, H2O का नॉन जीरो, H2S का नॉन जीरो। एक ही बॉन्ड है बेटा, एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और दोनों एटम अलग अलग है तो हमेशा ही पोलर होगा। CO2 का जीरो हो जाएगा, क्यों, AB2 टाइप का कंपाउंड है। H2 एक ही बॉन्ड है बेटा, बट चूंकि दोनों एटम सेम है बेटा, है ना। HCl एक बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 खत्म। अब क्या है बेटा, इतनी छोटी सी चीज तो ध्यान रख के जाएंगे ना। अब देखो NH3 और NF3 का रीजन पूछ लिया था, क्योंकि ये NCERT बुक में गिवन है। अब बेटा NCERT बुक में जो गिवन है उतना समय हम भी अभी भी हमारे पास है कि एक बार, है ना, हम लोगों ने, है ना, जो हमारा अप्रैल अटेम्प्ट आने वाला है और जनवरी अटेम्प्ट के बीच में हमने पढ़ लिया होगा ये सब चीजें एक बार ना। NH3 मॉलिक्यूल है पिरामिडल शेप विद ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3। मैं बोल ही रहा हूँ बेटा, पता नहीं ऑलरेडी 10-12 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इन NH3 द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर इज इन द सेम डायरेक्शन एज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड, ठीक है ना, बिल्कुल सही है ये भी। और F इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी सही है बेटा, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। आ रही बात सभी को समझ में, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ गई? इसलिए हमारा जो इसका आंसर होगा बेटा ना, चूंकि इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला भी है, तो रीजन भी यही है, तो ये रीजन भी ध्यान रख ले, है ना, कि NH3 में जो NH बॉन्ड के लोन पेयर है और NH बॉन्ड के लोन पेयर है, और जो लोन पेयर का मोमेंट है बेटा, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाते हैं, NF3 में उल्टा होता है। अब हॉट फेवरेट भैया MOT। अब MOT से भी बच्चा खूब डरता है भैया। MOT में मैं केवल क्रिस्पी चीजें बताऊंगा बेटा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर के ऊपर आते हैं, और इनमें बच्चा सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है। अभी क्रिस्पी रिवीजन जो करना है बेटा वो बताऊंगा, है ना। बॉन्ड ऑर्डर बेटा हमेशा हाफ ऑफ NB माइनस NA से डिटरमाइन होता है ना। NB क्या है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और NA क्या है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर। मैग्नेटिक नेचर बेटा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरा बोलेंगे, है ना, और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो डाया बोलेंगे, ठीक है। अब इसका तो देखो, इसका तो सीधे सीधे मैं JSC आपको बता दे रहा हूँ। हमारे पास बेटा MOT में पैरामैग्नेटिक केवल और केवल ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और उसके अलावा बेटा E1 में दो हैं, B2 और O2, तो ये 10 वाला और ये 16 वाला, है ना। B2 का मतलब एक बोरॉन के पास 5 तो 2 के पास 10, और O2 का मतलब एक ऑक्सीजन के साथ 8 का डबल 16, तो B2 और O2 मतलब बस खत्म। और इस डाया में क्या हो जाएगा सर, ऑल E1 वाले। तो भैया आपकी जो दुविधा थी बेटा पैरा डाया पहचानने की, इस JSC से आज के बाद खत्म, है ना। आपकी जो दुविधा थी बेटा आज के बाद इस दुविधा से खत्म हो जाएगी आपकी कहानी। सुन लेना मेरी बात, ठीक है ना, ठीक है। ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो, और उसके अलावा बेटा B2 10 इलेक्ट्रॉन वाला, O2 16 इलेक्ट्रॉन वाला, ये हमेशा ही आपके पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे। और बाकी बेटा, है ना, ऑल E1, भले अब इसमें हम लिखना चाहें वापस कि एक्सेप्ट B2 एंड O2, ये खत्म। अब सर बॉन्ड ऑर्डर की भी दुविधा खत्म कर दो, है ना बेटा। देखो शुरू के 8 इलेक्ट्रॉन तक तो बेटा हर कोई निकाल लेता है, पंगा 9 के बाद होता है ना। तो अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 से 14 है, अगला JSC सुनो, तो भैया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा, है ना, सॉरी, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा 4 होंगे,
और बॉन्डिंग कितने होंगे सर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से 4 माइनस कर दो। मतलब सर क्या कहना चाह रहा हो, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ बेटा, अगर उसने बहाने से आपको B2 प्लस दे दिया तो B2 प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर, 9 इलेक्ट्रॉन। B2 के पास 10 थे, है ना, 9 है। अगर मैं नेचर पूछूंगा तो पक्का ये पैरामैग्नेटिक है, ऑड इलेक्ट्रॉन, है ना। अब रही बात बेटा, मैंने आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा, तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा हूं तो इसका बेटा Na फिक्स है 4 है, और Nb आपका सर 9 माइनस 4 मतलब 5, और इसके बाद अगर मैं फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ बेटा तो बॉन्ड ऑर्डर इसका सीधे सीधे मेरे पास 0.5 आ गया, कहानी खत्म। एक ट्रिक तो ये है ना, एक और छोटी सी ट्रिक बताऊंगा अभी। दूसरा बेटा, सर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो 15 से 20, सर 20 से ज्यादा क्यों नहीं बेटा, हमारे जेई सिलेबस में केवल अप टू 20 इलेक्ट्रॉन तक ही मोटी है। तो इसमें बेटा, इसमें आपका एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं 10, और आपके, है ना, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन में से 10 माइनस कर दो। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो, मान लीजिए मैंने आपको O2 प्लस दे दिया, तो O2 प्लस का मतलब सर 15 इलेक्ट्रॉन, है ना। ऑक्सीजन के पास 16 होते हैं, तो प्लस का मतलब एक चले गया 15। अब बेटा 15 वाला है तो आप बोलोगे सर बॉन्डिंग तो 10 है, सर एंटी बॉन्डिंग कितने हैं सर, 15 में से 10 को माइनस कर दो बेटा 5, और बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे बेटा तो 10 माइनस 5 5/2 कितना 2.5, समझे। इस छोटी सी ट्रिक से बेटा बस यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, इनको आप कर सकते हो। देखिए क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 2 फ्रॉम द फॉलोइंग। अब सर एक साथ इतने सारे आ गए तो कैसे करें, इसका जीएसटी सुन लो बेटा, है ना। देखो हमारे सिलेबस में जो है बेटा मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर अप टू 3 तक ही जा रहा है ना, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर। तो ये है बॉन्ड ऑर्डर बेटा, यहाँ पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका छोटा सा जीएसटी है ना, क्या है सर वो सुन लो, ठीक है। 3 ट्रायंगल बना देना, पहला, दूसरा और तीसरा, बस खत्म कहानी। सर ये क्या बोला है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा ऑब्वियसली 0 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0 है, 2 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1, 4 होगा तो 0, 6 होगा तो 1, 8 होगा तो 0, फिर 10 होगा तो कितना, है ना 1, 12 होगा तो 2, 14 होगा 3, 16 होगा 2, 18 होगा 1, 20 होगा 0। तो अब अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है टाइप से, तो जिनके बॉन्ड ऑर्डर 0 है ना, मतलब 4 वाला 8 वाला 20 वाला ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो भैया 2 वाला देख लो, 6 वाला देख लो, 10 वाला देख लो, 18 वाला देख लो। अब यहाँ उसने बोला है कि इनके बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो C2 सर 12 इलेक्ट्रॉन है ना, 12 वाला तो सर 1 होगा, नहीं होगा। O2 सर 16 वाला है, B2 तो सर एग्जिस्ट ही नहीं करता, Li2 सर 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, Ne2 20 इलेक्ट्रॉन है सर एग्जिस्ट नहीं करेगा, N2 14 इलेक्ट्रॉन है सर बॉन्ड ऑर्डर 3 है ना, और He2 सर 4 इलेक्ट्रॉन वाला है ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसमें से बॉन्ड ऑर्डर 2 वाला के लिए एक ही, कहानी खत्म, ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ O2 O2 प्लस O2 माइनस, तो इसका भी रूल बता दूं बेटा। अभी जो मैंने ये रूल बोला है ये वही रूल है ना, कि भैया बॉन्डिंग में 10 हैं 15 से लेकर 20 तक में, बाकी सब के सब एंटी बॉन्डिंग में। तो आपसे इस क्वेश्चन में यही तो पूछा है बेटा कि O2 में कितने हैं एंटी बॉन्डिंग में, टोटल 16 थे, 16 में से 10 बॉन्डिंग में, तो इसमें 6 हैं। O2 प्लस में सर 5 हो गए, O2 माइनस में 7 हो गए, मतलब आपसे के लिए इनका सम पूछ लिया बेटा। हमारे हिसाब से आंसर इसका कितना है ना, तो सम कर दें। टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। अच्छा पाई स्टार भी वर्ड डाल दिया, ये तो टोटल नंबर ऑफ मैंने एंटी बॉन्डिंग में पूछता तो 18 होता है ना पाई स्टार। अब इनमें भी सर शुरू के 2 सिग्मा स्टार 1s2 में, फिर 2 सिग्मा स्टार 1s2 में, मतलब इसमें पाई में तो 2 ही बचे बेटा, इसमें पाई में 1 बचा और इसमें पाई में 3 बचे, तो ये हो गया सम 6। देख लो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए तो इस तरह से आप कर सकते हो बेटा। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब जिनका, है ना, O2 का तो बेटा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 माइनस में सर एक ही होगा, NO 15 वाला है बेटा एक ही होगा, है ना, 14 के बाद 15, Cn माइनस तो 14 वाला हो गया, ये हो नहीं सकता है, 2 हो गए, ठीक है। इन वजह ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर चेंजेस टू डायमैग्नेटिक, है ना, इस तरह के क्वेश्चन तो ये एक आप अटेम्प्ट करोगे। चलिए फाइनली छोटा सा एक रफ आइडिया अबाउट में आपको, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड जो फेजांस रूल होता है, इसमें भी बेटा, है ना, जनवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आया था तो माइट भी अप्रैल अटेम्प्ट में आ जाए। इसमें बेटा मैं कोई ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं कर रहा हूं, बस मैं इतना बोल रहा हूं
ठीक है ना। कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में होने के लिए कैटायन स्मॉल होना चाहिए और एनायन लार्ज होना चाहिए, बस कहानी खत्म। कैटायन स्मॉल होना चाहिए, एनायन लार्ज, है ना। अब एनायन नॉर्मली तो बेटा हैलाइड्स ही देता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। बस कैटायन जो है बेटा नॉर्मली एस ब्लॉक के, बीच में कभी कभी डी ब्लॉक के भी दे देता है, और डी ब्लॉक का बेटा, डी ब्लॉक में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा ही होता है, ठीक है ना। डी ब्लॉक में कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर के लिए बेटा, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए, ठीक। तो बस इतनी सी चीजें याद रखोगे। जैसे मान लीजिए बोल रहा है चार्ज टू राइज रेशियो ऑफ ए कैटायन डिटरमाइंस पोलराइजिंग पावर, है ना। ये टर्म हमने सुनी होगी, पोलराइजिंग पावर, खुद ही बोल दिया चार्ज टू साइज का रेशियो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर। भैया पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर बेटा Be+2 में है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। वो अगर एक ही ऑप्शन में लास्ट में, कहानी खत्म, ठीक है। यहाँ हमसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट आयनिक। अब लिस्ट आयनिक में बेटा देखो आपका क्या है ना, ये तो एस ब्लॉक के हैं, ये दोनों सर डी के हैं। अब इनमें भी बेटा ज्यादा अच्छा कौन सा होगा, AgCl, है ना। क्यों, प्रेसिपिटेट बनाता है बेटा व्हाइट कलर का, और वैसे भी देखें तो 3D10 कैटेगरी का है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। LiCl इज प्रिडोमिनेंटली ए कोवेलेंट कंपाउंड, सही बात है बेटा, ठीक है। क्योंकि कैटायन छोटा होना चाहिए, छोटा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन Li एंड Cl इज टू स्मॉल, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस तो अच्छा खासा है बेटा, है ना, 1.5 का है, बट वो कोवेलेंट फेजान सूल की वजह से हो रहा है, ठीक है जी। तो इसी आशा के साथ बेटा कि अगर आप इतनी चीजें इस चैप्टर में ध्यान रख लेते हैं, है ना, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग में, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको अप्रैल अटेम्प्ट में दिखेंगे बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उन्हें सॉल्व कर ले जाओगे, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, फोड़ा फाड़ी मचाइए, ठीक है, आगे बढ़ते रहिए।